नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और कुछ ही देर में डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम रहेंगे आपके साथ अगले 2.5 घंटे, जहां पे हम आपको आज बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स पे आपको रखनी है नजर और बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि रिकॉर्ड स्तरों पे निफ्टी 50 आते हुए देखा। तो ऐसे में क्या करें आप, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर आप कौन से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अब फोकस बनाएं, क्योंकि सेक्टर चर्निंग का जो माहौल है वो हम लगातार देख रहे हैं और काफ़ी शार्प सेक्टर चर्निंग्स जो हैं हम आते हुए देख रहे हैं। कल दिन था आईटी का, पर आज कौन सा सेक्टर उभर कर आगे निकलेगा और कहां पे रखनी है आपको नज़र, ये सभी पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कई सारी और खबरें हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जल्द ही बताएंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जो है वो भी हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे। पर आइए सबसे पहले एक बार ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं इस पे चर्चा कर लेते हैं। और अभिषेक, आपके पास आएंगे सीधा, क्योंकि देखिए भारतीय बाजार तो अपनी चाल जो है वो खुद तय करते हुए दिख रहे हैं। हम निफ्टी 50 की बात करें तो एक रिकॉर्ड स्तर पे हमने कल जाते हुए देखा। पर आज के लिए ग्लोबल क्यूज किस तरीके से है, क्योंकि अभिषेक जो एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं कि ना ही सिर्फ भारतीय बाजारों में एटलीस्ट निफ्टी बैंक दिखा रहा है, पर कहीं ना कहीं डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी हल्की गिरावट जरूर रही, पर बहुत चिंता की बात तो फिलहाल सामने नहीं आ रही। अभिषेक, सृष्टि, देखिए चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आज आईटी शेयर फोकस में रहेंगे, क्योंकि लगातार तेज़ी हमने भारत में आईटी शेयरों में देखी है। लेकिन एनवीडिया के नतीजे, क्योंकि एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी है और वहाँ पर $30 बिलियन का रिकॉर्ड सेल किया है एनवीडिया ने। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि शेयर पर दबाव है। बाजार बंद होने के बाद उसके नतीजे आए, तो नैस्डैक फ्यूचर पर हम दबाव देख रहे हैं उसके चलते, क्योंकि मार्जिन गाइडेंस जो रहा है एनवीडिया का वो रहा है अनुमान से कमजोर और उसके चलते फ्यूचर्स में हम कमजोरी देख रहे हैं। डाउ जोन्स कल वैसे 159 अंक गिर के बंद हुआ, नैस्डैक में करीब करीब 198 अंकों के आसपास की गिरावट रही। ये नतीजे बाद में आए हैं, एनवीडिया के बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आय में हालांकि 122% की ग्रोथ दर्ज की है, लेकिन आप यही देखिए कि फ्यूचर को लेकर देखते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, ये कहीं ना कहीं ये पीछे के होते हैं। तो फॉरवर्ड लुकिंग जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा वीक है, उसके चलते हमने देखा कि प्रेशर फ्यूचर्स पर भी आ रहा है और उसकी चपेट में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया भर के बाजारों में, क्योंकि वहां से संकेत लेते हुए आप कोरिया के बाजार देखिए, जापान के बाजार या फिर हांगकांग के बाजार, वहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। जापान के बाजार में करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी है, हांगकांग के बाजार में करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी पर कारोबार हो रहा है। तो जापान के बाद एशिया भी थोड़ी थोड़ी कमजोरी के संकेत दे रहा है। हालांकि हम अपनी लिक्विडिटी के फोर्स पे, अपनी संकेतों पे हम जरूर चल रहे हैं, लेकिन ये एक चीज जरूर नोटिस करने वाली होगी। हालांकि आज वहां पर पीसी के आंकड़े आएंगे, उस पर हमारी जरूर नजर रहेगी। अमेरिका में पीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर नजर रहेगी और यूएस फेड इसको बहुत ही क्लोजली वॉच करता है, तो देखना होगा कि आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। लेकिन कुछ और अगर हम संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा नरम है, 3.8 के आसपास है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में। डॉलर इंडेक्स है 100 के आसपास। सोना $2545 के पास है। और अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो चीन में कमजोर मांग के चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप बाकी अगर हम संकेतों को अगर हम देखेंगे तो उसमें अपने घरेलू संकेत को भी जोड़ लीजिए। गिफ्ट निफ्टी 25,000 के आसपास ही है, 43 अंकों की कमजोरी है। अगर हम प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो 0.25% के आसपास की भी नहीं है। तो ऐसा कोई मेजर, कोई ऐसे डैमेज नहीं है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आईटी शेयर जो बाजारों को स्ट्रेंथ दे रहे थे, वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी सी ब्रेक लगती हुई जरूर दिखाई दे सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल चले बहुत हैं और ये एनवीडिया के चलते सेंटिमेंट थोड़ा सा जरूर वीक होगा। हालांकि देखिए हमारी आईटी कंपनी सर्विसेज वाली कंपनी है, एनवीडिया जो है क्या वो चिप मेकर है, वो प्रोडक्ट वाली कंपनी है, तो कितना इंपैक्ट आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव आज थोड़ा सा जरूर है ये। ठीक है, तो ये थे ग्लोबल संकेत जहां पे आपको रखनी है नज़र। पर आज देखिए हम बाज़ारों की चाल को तो ट्रैक करेंगे ही, पर दिग्गज रिलायंस पर भी आज नज़र रहेगी, क्योंकि आज जब एजीएम है तो उसमें
कई तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम, मतलब फोकस रहेगा कि क्या कुछ आपको रखना है नज़र पर। साथ ही साथ अगर पास्ट ट्रेंड्स में देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि जिस दिन रिलायंस की एजीएम होती है तब इस शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर आज रिलायंस का शेयर कमज़ोर होता है तो देखते हैं कि निफ्टी 50 पे किस तरीके का असर आते हुए दिखेगा। पर अब आगे बढ़ेंगे और चलिए, अगर और बड़ी खबरों की बात करें तो सेबी की तरफ से उन्होंने इन्वेस्टर्स को कुछ सावधानी बरतने के लिए ज़रूर कहा है, जहाँ पे एसएमई आईपीओ को लेकर जो है उन्होंने इन्वेस्टर्स को आगाह किया है। वहीं सेबी ने एसएमई के पंप एंड डंप के जोखिम को लेकर भी आगाह किया है कि प्रमोटर्स किस तरीके से गुमराह कर सकते हैं। ऐसे में लिस्टिंग के बाद चढ़ने के लिए गलत तरीके जो हैं वो संभव हैं और ऐसे में एज एन इन्वेस्टर जो है आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। डिम्पी, आपका क्या नज़रिया है ये जो जिस तरीके से सेबी की रिपोर्ट आई है या सेबी का कहना है कि इन्वेस्टर्स को इन स्तरों पे आगाह होने की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी कॉशन बरतना है उनको, आपका क्या इस पे व्यू है? आप कहना चाहती है, मैं कुल मिला के मोटा मोटी बात आपको बता देता हूँ। देखिए, एसएमई जो आईपीओ के अंदर जो भी मामला हो रहा है ना, बहुत गंभीर है, अपने आप में बहुत गंभीर है। और इसकी गंभीरता आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा, बाद में मैं सारे क्वेश्चंस खड़े करता हूं आपको। और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी रेगुलेटर सेबी को ये पॉइंट आके बताना पड़ रहा है कि इन्वेस्टर सावधान हो जाओ, आपके पैसे का प्रमोटर गलत इस्तेमाल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ मर्चेंट बैंकर्स जो आईपीओ लेके आते हैं एसएमई आईपीओ के अंदर। अब एसएमई आईपीओ एक तरह का, ये समझ लीजिए, एक अखाड़ा बना दिया गया है जहां से आप फंड रेजिंग करें उल्टी सीधी कुछ भी चीजें दिखा के। और मेरे को थोड़ा फक्र है इस चीज का कहते हुए, मेरे सहयोगी भी साथ में मेरे बैठे हुए हैं जो टिपिकली आईपीओ कवर करते हैं, कि हमने पिछले एक हफ्ते से एक भी आईपीओ को आपको सामने नहीं रखा। उससे पहले भी हम एसएमई आईपीओ के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। हमें हल्की हल्की भनक, हमके हल्की हल्की चीजें पहले से समझ में आ रही थी कि कैसे हो सकता है कि एक छोटी छोटी कंपनी और इतना बड़ा मनी रेस कर दे और आ भी जाए मार्केट के अंदर और कोई उसकी सुनवाई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसा रेस करने में हिम्मत जुटानी पड़ती है। आपको पता है ओला का आईपीओ कैसे आया, सब्सक्रिप्शन हुई लेकिन लिस्टिंग गेन कुछ नहीं मिला। देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, लेकिन उसके बावजूद छोटी छोटी एसएमई कंपनी, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, यामा की दो ही डीलरशिप उसके पास थी। उस कंपनी का नाम है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स के नाम से। आपको पता है वो कितना पैसा जुटाना चाहती थी? सिर्फ 12 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। और पैसे कितने आए? 2000 करोड़ से ज्यादा, 4000 करोड़ रुपए उन्होंने रेस कर लिया। कितना जुटाना था? 1200 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए सिर्फ जुटाना था। कंपनी के पास क्या है? यामा की सिर्फ 2 डीलरशिप है, 8 एम्प्लॉई हैं। अब आप ये सोचिए, अगर कोई कंपनी 12 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आती है, पहले तो मेरे को उस पर भी डाउट है कि 2 यामा के डीलरशिप से और 8 एम्प्लॉय से आप 12 करोड़ रुपए की आपको जरूरत पड़ गई। अच्छा चलो, फिर भी पड़ गई, समझ में आ गया, भी पड़ गई आपको, तो उसके लिए इतनी बड़ी बिडिंग कैसे आ सकती है? यही चिंता सेबी को खाई जा रही है, यही चिंता एक्सचेंजेस को खाई जा रही है। और इसी वजह से सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके ये बताया कि इन्वेस्टर्स कृपा करके सावधान हो जाएं। हमारी अपनी तरीका है चेक करने का, हमने तरीका चेक किया है कि प्रमोटर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर दे रहा है और इसमें मर्चेंट बैंकर बहुत हद तक इन्वॉल्व है। अच्छा, जिसके बारे में मैं आपको ये बात बता रहा था ना कि ये जो यामा वाली स्टोरी है, आपको सुन के हैरानी होगी कि इसका जो लीड बैंकर है वो स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट्स के नाम से है, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के नाम से वो लीड मैनेजर है इसका। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या लीड मैनेजर देख रहे हैं और क्या वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो एक तरह का अलर्ट है, एक तरह की वार्निंग है, एक तरह का, ये आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, देना चाहें। देखिए, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। हम हो सकता है हमको 4 गालियां भी मिले कि आप हमारे को कैसा बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन हम इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा खड़े रहेंगे आगे, और ये हमारा नैतिक फर्ज बनता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप एसएमई से सावधान होइए। सावधान इसलिए क्योंकि खुद सेबी ने ये बात नोट के जरिए आपको बताया है। सेबी ने बोला क्या इस नोट के अंदर? अभिषेक जी, मैं आपको जरा बता देता हूं, क्योंकि आप आईपीओ कवर करते हो, आपको बात क्लियर होनी चाहिए। देखो, सेबी ये कहता है कि मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का ज्यादातर एक जैसा तरीका है सभी प्रमोटर्स का। वो क्या करते हैं, खबर लेके आते हैं, स्प्लिट के लाएंगे, बोनस के लाएंगे, कैपिटल के लाएंगे, कंपनीज के एक्सपेंशन के लेके आएंगे, और उससे क्या होगा, एक छोटे से प्राइस को अपलिफ्ट प्राइस करवा देंगे और अपलिफ्ट प्राइस से धीरे धीरे करके अपना माल ऑफलोड करते जाएंगे। ये सेबी का मोडस ऑपरेंडी है, चेक करने का तरीका है।
अब उसको लेकर एनएससी ने भी आया है कूद के। एनएससी कहता है कि हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करते हैं। एनएससी ने भी अपनी बात रखी है। मैं आपको एनएससी वाला भी हिस्सा बता देता हूं। एनएससी कह रहा है कि भैया एक काम करो, हम अब सारी की सारी कंपनीज को हम पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, जिसको FCFE के नाम से बोलते हैं, अब भाई वो लेके आओ। 3 साल में 2 बार आपका FCFE यानी कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अभी तो एक कंडीशन डाली है जो 1 तारीख से सबके ऊपर लागू हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य इनमार्ट क्या कर रही है आपके सामने ही है, आपके सामने है कि वो रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स का क्या, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स में क्या होगा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवाता हूं इसी पॉइंट पे ही। आज मैं थोड़ा लीक से हटके आपके सामने बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टर्स के फेवर के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। मैं सभी इन्वेस्टर से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्टमेंट है कि भाई कई या यूट्यूब में चैनल्स पे आता है, कई जगहों पे चैनल पे एसएमई कॉर्नर जैसी चीज़ें बनी हुई हैं, कृपा करके थोड़ा सावधान हो जाइए। आपका पैसा है। आपको पता है अभिषेक जी, 2012 से सेबी ने ये एक्सचेंजेस ने ये कहा था कि एसएमई रूट से आप पैसा जुटाओ। 14,000 करोड़ रुपया आया, 6,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर आ गया। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कितना मैटर गंभीर है। और ये 6,000 करोड़ रुपए में अनाप शकाप वैल्यूएशन, कौन सी चीज कहां से आ रही है, कहां जा रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं, हैरान करने की बात है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर सेबी ये बात बोल रहा है, एक्सचेंजेस ये बात बोल रहा है, तो हम भी आपकी तरफ से ये बात बोलेंगे कि आपका पैसा बहुत कीमती है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के पैसों में ना जाए। मैं आपको कल शेयर इंडिया का एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना। कल शेयर इंडिया ने एक ट्वीट करके बताया, जरा दिखाइए वो वाला ट्वीट जो मैंने आपके सामने रखा है। उन्होंने बकायदा एक ट्वीट करके सारी बात बताई और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमने तो ये इसको करना पड़ा। अब आप ये देखिए, मैं शेयर इंडिया के 1 मिनट के लिए जरा प्राइस भी मेरे को दिखाना स्क्रीन पर। ये वो कह रहे हैं कि जी हमने जो अर्चित न्यूवुड है इंडस्ट्रीज है उसका IPO टल गया है। फ्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमने उसको विड्रॉ तो नहीं किया लेकिन टल गया। ये उनका ट्वीट है, ये मेरे तरफ से नहीं देखा गया। अब आप ये सोचिए, एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें मर्चेंट बैंकर्स ही हैं, उनको अपना IPO वापस लेना पड़ा। 6 IPO पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा जिनके IPOs वापस जाने। और ये शेयर इंडिया का सिक्योरिटीज का चार्ट आपके सामने है। बाजार जब चल रहा हो तो शेयर इंडिया 290 का रेट है। जरा दिखाना है इसका चार्ट पूरे साल का। आप 1 ईयर चार्ट दिखाइए सिर्फ शेयर इंडिया का। मैं आपको छोटी छोटी सी बात आपको क्लियर करता हूँ। हालांकि इसको लेकर हम एक बड़ा अभियान भी चला रहे हैं अभिषेक जी, उसमें थोड़ा आपको भी हमको सहयोग देना पड़ेगा रिसर्च में, क्योंकि आपका IPO डिवीजन है। दिखाओ जरा इसका एक महीने 1 साल हो गया इस चार्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिखा आपको। जरा दिखाओ इसका 3 महीने का चार्ट, सिर्फ 3 महीने का चार्ट दिखाइए शेयर इंडिया का, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि देखिए कौन सी चीज कैसे चल रही है। पूरा बाजार चल रहा है लेकिन शेयर इंडिया का शेयर तो नहीं चल रहा। अच्छा चलो, शेयर नहीं चल रहा, मेरे को इसमें भी गलत फहमी कुछ नहीं लगती है, लेकिन आप ये बताइए कि भाई फिर ये चीजें क्यों पीछे हट रही हैं। अगर कोई चीज सही है तो क्यों नहीं उसको लेके आया जा रहा, और जो चीज गलत है उसका प्रमोशन हो रहा है और सब आंख बंद करके बैठे। हमसे नहीं होगा आंख बंद करके बैठना, हम तो प्लीज आंखें खोल के बैठे रहेंगे अपनी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए अभिषेक जी। बिल्कुल डीपी सही कह रहे हैं आप। देखिए एसएमई में पारदर्शिता को लेकर दिक्कत है और शायद इतना अलर्ट पहले रेगुलेटर भी नहीं थे, एक्सचेंजेस भी नहीं थे, और जो DRHP दाखिल करते हैं शायद उसकी उतनी गंभीर जांच पड़ताल नहीं हो रही थी। लेकिन अब एक्सचेंज भी सतर्क हो गए हैं और सीबी की तरफ से भी नियम टाइट किए जाएंगे, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2012 में ये एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, उसके बाद 14,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं और 6,000 करोड़ सिर्फ 1 साल में आ गए। तो ये दिखाता है कि किस तरह की यहाँ पर आशंका है कि गड़बड़ खेल चल रहा है। अच्छा, सीबी ने साफ साफ कहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जरिए कारोबार को, आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और उसके झांसे में निवेशक आते हैं और बाद में शेयर के भाव को इन्फ्लेट किया जाता है और वहां पर प्रमोटर एग्जिट लेते हैं। ये बहुत ही साफ साफ शब्दों में आगाह किया गया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यानी कि आपस में प्रमोटर की साठगांठ से कुछ ऐसे ऑर्डर की, कुछ ऐसे न्यूज की चीजों को दिखाया जाता है और वहां से निवेशक गुमराह होकर शेयर में कूदते हैं और उसके बाद उनको नुकसान होता है। इसके थोड़ा और हमको लग रहा है कि अवेयरनेस हमको लेके आनी पड़ेगी, इसलिए हम 12:30 बजे स्पेशल कर रहे हैं। हम आज आप 12:30 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। हमने और भी पड़ताल करी है, हमने और भी रिसर्च की है, हम और भी चीज़ें आपके सामने खुलासे के तौर पर करना चाहेंगे। आप 12:30 बजे हमारे साथ रहिएगा। एसएमई शेयरों से सावधान, इसमें अंडर राइटर्स, इसमें जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, इसमें जो लीड मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। प्रमोटर्स को हो सकता है पूरी जानकारी ना हो, प्रमोटर हो सकता है आके लीड मैनेजर से मिलता हो कि आके ठीक है हमें फंड रेज करना है। अरे आप उनको सही चीज़ तो बताओ, आप उनको सही चीज़ से गाइड से तो करो। आप उनको
ये सारी क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। कैसे एक सिर्फ दुकानों से या 8 एम्प्लॉय से आप 12 करोड़, चलो 12 करोड़ भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ 2000 करोड़ कैसे आ जाता है आपके पास, ये क्वेश्चन मार्क है। इसलिए 12:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िएगा। हम कोशिश करेंगे, मेहमानों को भी जोड़ेंगे, हम कुछ और रिसर्च भी करेंगे, और मैं अपनी रिसर्च टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को पिछले 6 महीने के 8 महीने के अंदर जो भी एसएमई की आईपीओज आए हैं उन सब के नाम, उनकी लिस्टिंग का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, उन सब के लिस्टिंग गेन्स कितने आए हैं और अभी इसकी कितनी हालत है, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके मर्चेंट बैंकर्स कौन थे जिन्होंने पूरी ठेकेदारी ली है कि हम आपका शेयर लॉन्च करवाएंगे और शेयर को ऊपर लेके जाएंगे और या फिर शेयर को करेंगे, उन सब के नाम भी मैं आपको डिस्क्लोज करवाऊंगा। 12:30 बजे आप हमारी खास पेशकश देखिएगा, जरूर देखिएगा। एसएमई से सावधान, हम आपके सामने पूरी कवरेज लेके आएंगे। तो आज मेरा मूड कुछ और था, मैं आज आपके सामने इंडेक्सेस वगैरह बोलना चाहता था, लेकिन मेरे को लगा कि ये ऐसा मुद्दा है, इसको मैं समय लेके भी बोलूंगा ना तो मेरे को कोई हैराज नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। एक दिन निफ्टी छूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, आपका कीमती पैसा बच जाना चाहिए, ये मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। कृपा करके सावधान रहे एसएमई के आईपीओ से। और ये सारी चीज़ मेरी तरफ से नहीं बोली गई हैं, ये सारे दस्तावेज हैं, ये मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा है इसके अंदर। आप कहेंगे तो मैं एक एक डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दूंगा, नीचे नाम लिखवा दूंगा कि किसने क्या पे कौन सी चीज कौन सी खबर आई है। और ये सारी सेबी और एनएससी कह रहा है, ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरी रेगुलेशन रिपोर्ट नहीं है, ये सेबी की रेगुलेशन रिपोर्ट है, ये एनएससी का रेगुलेशन हो रहा है। तो इस पर हम 12:30 बजे विशेष करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। 12:30 बजे स्पेशल शो जरूर देखिए, क्योंकि ये छोटे निवेशकों के हित से जुड़ा है। और देखिए, हम सभी के सभी प्रमोटर पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है कि उनके इंटेंशन बिल्कुल नेक हो, लेकिन मर्चेंट बैंकर जो रोजी पिक्चर जो पेंट करते हैं कंपनी के बारे में, कहीं सवाल ज्यादा बड़ा उन पर है। तो ये तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि एसएमई आईपीओ में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए फटाफट अब आगे बढ़ेंगे। अब FIDIs की बात करते हैं, उसके बाद निफ्टी में चूंकि 10 दिनों की लगातार तेजी हो चुकी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन डिम्पी, कल हमने देखा कि चूंकि ग्लोबल पिक्चर थोड़ी सी कमजोर है, एनवीडिया के नतीजे भी कमजोर आए हैं, गाइडेंस थोड़ा सा उन्होंने कमजोर दिया है। आज बताइए कि FIs की होल्डिंग किस तरह की है, क्योंकि कैश मार्केट में 4 दिनों की लगातार बाइंग के बाद कल 1300-1400 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर भी 15,500-16,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। देखिए, FIs की होल्डिंग के अंदर कल तेजी आई है। भले उन्होंने यहाँ पे जो भी आप पोजीशंस देख पा रहे हैं वो सारी पोजीशंस अपनी जगह पर हैं ही हैं। मैं आपको रफ में बता देता हूँ। देखो, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 15,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है और कैश में भी सेल किया है, लेकिन नेट में उनका सेल पोजीशंस बढ़ा है। एक्चुअली एक्सपायरी के आसपास होता ऐसे ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो पहले शॉर्ट करके बैठे होते हैं या फिर कुछ और एडजस्टमेंट हेजिंग हो रही होती है, वो एक्सपायरी के आसपास आके कंप्लीट हो रही होती है। कल हमने 25,000 को फिर से टिकाया, अभी भी आप गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं 25,000 टिका हुआ है। कुल मिला के सारी बात यह है कि FIs की जो होल्डिंग है वो 55 से 61% हो चुके हैं वापस से, और ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगी। अब आप मेरे से पूछेंगे सर 34 पॉइंट तो गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है, फिर कैसे इसको देखें? देखिए, 34 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी भले ही नीचे दिख रहा है, तो कल भी दिख रहा था निफ्टी तो नीचे, लेकिन मार्केट ने क्या वो नीचे दिखाया अपने आप को? नहीं, मार्केट तो ऊपर भी गया। बाकायदा कल निफ्टी 70, 80, 90 पॉइंट तक ऊपर गया। उसके बाद आके इसने आकर अपने आप को थोड़ा करेक्ट किया क्लोजिंग में। तो ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है, FIs का पार्टिसिपेशन विजिबल है। और एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे करके रिटेल का पार्टिसिपेशन फिर से कम हुआ है। रिटेल बहुत समझदार है, इस बार बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है, कम से कम सेकेंडरी मार्केट का रिटेल। मैं ऐसे में IPO की बात नहीं बोल रहा, मैं सेकेंडरी मार्केट के रिटेल की बात बोल रहा हूँ। और बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है, 25,000 पे अपना माल छोड़ रहा है वो, और उसने 3 दिन में माल छोड़ा है। मैं आपको बता देता हूँ कितना छोड़ा, 10% माल छोड़ा है उन्होंने अपना। तो 55% के आसपास की उनकी लॉन्ग पोजीशंस थी, घटकर सिर्फ 46% हो गई है। आई रिपीट माई सेल्फ, 46% हो गई है सिर्फ रिटेल की पोजीशंस, और 50% से कम है। सबसे बड़ी होल्डिंग इस समय FIs की ही है इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट्स के अंदर वैसे सारी पोजीशन ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड इसलिए करना होगा क्योंकि अभी चर्निंग हो रही है। इस चर्निंग का बेनिफिट आपको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से उठाना है। रही बात DIs की होल्डिंग की, कल आपको मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ, कल DIs ने भी 2% माल और खरीदा है, 37% उनकी होल्डिंग है। जब FIs और DIs किस चीज़ की 24,800 जब तक जाता नहीं है तब तक आप डरिएगा नहीं। जब तक उसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर 50,800 माफ़ कीजिए 50,800 जब तक जाता नहीं है, डरिए घबराए नहीं। ये छोटा मोटा डिप आएगा और वापस पूरा हो जाएगा। कल रोल ओवर कल तक कम था, लेकिन कल स्पीड से रोल ओवर हुआ, करीब 68% का रोल ओवर आया, 67 से 68% का रोल ओवर आया। ये अच्छी चीज़ बता रहा है बैंक निफ्टी के अंदर कि रोल ओवर हुआ है और डैमेज नहीं हुआ ज़्यादा।
अभी तक निफ्टी का रोल ओवर 53% के आसपास है। क्या निफ्टी की सीरीज स्ट्रांग है या फिर वीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। निफ्टी की सीरीज स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी लो एंड पे ट्रांसफर हुआ था, लेकिन कल उसने भी ठीक कर लिया। 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कल बैंक निफ्टी ने भी अपने पास जोड़ ली। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं। एग्जैक्टली 1.5 लाख है 1.50 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आज हम जुलाई सीरीज माफ की सितंबर सीरीज का बैंक निफ्टी को देखेंगे पहली बार ट्रेड होते हुए। और निफ्टी का भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बता देता हूँ जो सितंबर में शिफ्ट करके लाए हैं। 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। ये भारी है सीरीज अपने आप में, यानी कि सीरीज के अंदर सैर पहले ही माल सारा आ चुका है। तो जो कवरिंग ववरिंग होनी थी वो काफ़ी हद तक कंप्लीट है, बट एफआई इसका बेस है, इसलिए थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। माई रिपीट माई सेल्फ, सपोर्ट अच्छा है, ऊपर जाने की एनर्जी थोड़ी कम है क्योंकि अभी भी सारा रोल हो रहा है माल सारा, लेकिन अभी साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर रहेगा। ये 20, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट को ज़्यादा नोटिस करने की जरूरत नहीं है, ये मोटा मोटी लेवल्स हैं। तो ये एफआईआईज और डीआईएस की पोजीशनिंग हो गई, पर डिम्पी अब निफ्टी के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे कि कल तो 25,000 के ऊपर ही हमने क्लोजिंग देखी और रिकॉर्ड लेवल्स भी देखे, पर आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग्स हैं उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, कैसे देखें? क्योंकि ऑलमोस्ट देखे नेगेटिव टू फ्लैट ओपनिंग के अभी भी करके रखें। 24,800 की इंपॉर्टेंस भी है। 24,800 का भी आपका एक बेस है, आप उसको भी मेंटेन करके रखें। 25,000 का भी इंपॉर्टेंट बेस है, उसको आप मेंटेन करके रखें। 25,200 के ऊपर जब तक हम पार नहीं करते तब तक स्पीड से शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर नहीं आएगी। और 25,500 पे आप एक नया हाई भी वापस देख लें। नया हाई क्या मतलब, आप एक बहुत बढ़िया मार्केट को अपने आप से देख लेंगे। तो फिलहाल आपको बेस चेक करने, बेस क्या है 24,800, 25,000 का बेस है। डिप मिले 24,800 के आसपास तो बहुत ही अच्छा है। आप उन 900 पे खरीदेंगे तो आपके लिए 100 पॉइंट का रिस्क है, और ऊपर जाने में पहले 300 पार हुआ तो फिर 500 पॉइंट्स का भी गेन आपके लिए ड्यू है। जिनके पास पुरानी पोजीशंस है वो होल्ड करके रखें। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं फिर से दोनों लेवल आपको वापस बताता हूँ, 24,800 और 25,000। 25,000 तो फोका है, यानी कि इमीडिएट है, बिल्कुल पास का है, लेकिन 24,800 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24,800 के ही वो मेन लेवल्स है जिसके ऊपर नीचे मार्केट आपको थोड़ा करता हुआ दिखेगा। रही बात अगर आप शॉर्ट का सवाल पूछ रहे हैं तो ना पूछेगा, शॉर्ट हमारी तरफ से बिल्कुल मना है। ऑप्शंस ट्रेडर्स इंट्राडे के ही हिसाब से ही काम करें, ज़्यादा लेखा जोखा उसके अंदर ना करें अगर आपको करना है। अगर नहीं भी करना तो मेरी तरफ से मैं ऑप्शंस का ट्रेड के लिए आपको अलाउ नहीं करूंगा। रेंज के अंदर रह के ऑप्शंस ट्रेड सिर्फ प्रोफेशनल का काम होता है, वो ऐसे नहीं है कि कोई भी आदमी आएगा लॉन्ग कर लेगा। चलो मैं आपको कल का एग्जांपल बताता हूं, मेरी बात का प्रूफ करवा देता हूं। फर्स्ट हाफ में लॉन्ग्स वालों ने पैसे कमाए, सेकंड हाफ वालों ने लॉन्ग्स ने पैसे गवाया। एक ही आदमी जिसने फर्स्ट हाफ में पैसे कमाए और उसी आदमी ने सेकंड हाफ में पैसे दे भी दिए। तो कहने का मेरे मतलब है कि ये सिर्फ जॉल्ट करेगा, हिलाएगा, आपको परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, आपको उस झांसे में नहीं आना। अगर आप 18 ऑफ स्वदेश देखते हैं तो ये बात बोलते बोलते मैं थक गया हूं, लेकिन अब आप उसको पक्का कर लीजिए कि जब भी रेंज में रहेगा हम ऑप्शंस के अंदर नहीं उतरेंगे। रेंज का ब्रेकआउट होगा, हम ऑप्शंस का भरपूर फायदा उठाएंगे और लेवल्स की रिस्पेक्ट करेंगे। ये मोटा मोटी हम आपके सामने कहना चाहते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो डिम्पी, निफ्टी बैंक रुक रुक के चला है। निफ्टी तो एक तरफा चला 10 दिन, लेकिन निफ्टी बैंक एक दिन चला है, एक दिन थमा, एक दिन चला, एक दिन थमा है। अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से 2,000 अंक दूर है, और कल हमने देखा कि 12 में से 11 शेयर कमजोरी वाले रहे इंडसइंड बैंक को छोड़कर। तो निफ्टी बैंक में क्या करें? चाल तो उसके अलग दिख रही है बिल्कुल। निफ्टी बैंक के अंदर चाल अलग है, बात सच है, और निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर है, ये बात भी सच है। उसका कल का एग्जांपल है, आप और किसी के पास क्यों जाएं, कल का एग्जांपल देख लीजिए। कल फिर से 51,000 बचाने वाली प्रोसेस थी। अच्छा, मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये सिर्फ आधी बात बोल रहा हूँ, आधी बात यानी कि 51,000 बच रहा है, 25,000 बच रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरफ झुक जाऊँ थोड़ा सा तो मैं ये बात भी तो उतनी सच बोल रहा हूँ ना कि भाई 51,000 का बेस है, 25,000 का बेस है, मार्केट ये भी नहीं तोड़ रहा। तो प्रॉफिट बुकिंग करवाने के लिए मार्केट को क्या किसी से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन ये बात भी तो उतनी सच है ना, 51,000 टूट रहा है, ना ही 25,000 का लेवल टूट रहा है। तो आपका देखने का नजरिया है, आप क्या 51,000 25,000 के बेस को देखना चाहते हैं, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि बेस बन गया उसके बाद की तेजी नहीं आ रही है? ये आपका नजरिया हो सकता है, दोनों का है ना, ओपन बाय और सेल्स वालों का। लेकिन कुल मिला के मार्केट अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। ये रेंज के ब्रेकआउट कैसे होंगे ये भी मैं आपको लेवल्स क्लियर कर देता हूं। 50-50 यानी कि 50,500 से लेकर 51,500 के बीच में ये 1000 पॉइंट की रेंज है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा 60% है। मेरा 80% कॉन्फिडेंस का लेवल तब आएगा बैंक निफ्टी में बिल्कुल ठीक होने का जब ये 51,500 को पार कर लेगा। जिस दिन 51,500 को ये पार कर लेगा उस दिन मेरे लिए कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, और उसके बाद मैं बिलीव करता हूं कि अच्छे से निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको स्पीड से ऊपर लेके आते हुए दिखेंगे।
आई रिपीट माई सेल्फ 25,200 और इसका 51,500 दोनों का साइमल्टेनियसली आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब आते हैं सपोर्ट्स की बात। 50,800 का सपोर्ट है, जितना इसके करीब खरीदेंगे उतना बेनिफिट है। ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह लेना नहीं, इंट्राडे काम करने के लिए ऑप्शंस वालों को जो प्रोफेशनल है वही काम करें, जो नॉन प्रोफेशनल है ना काम करें। हीरो ज़ीरो नाम के कई ट्रेड आपको मिलते होंगे, आप अगर आपको जमता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। छोड़ने से कुछ नहीं बिगड़ रहा आपका। अगर कल किसी ने मार्केट को इंडेसिस को छोड़ दिया, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। अगर कल किसी ने परसों किसी ने इंडेसिस में ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं बिगड़ा, कहीं कुछ नहीं गया। शांति से बैठी रहिए, जिस दिन अच्छे से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होंगे तब भरपूर फायदा उठाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए अपने व्यूअर से, अपने एक्सपर्ट से पहुंचने के बाद, तो उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आज हमको आईपीओ के बारे में सबके सामने जानकारी रखनी थी। मेरे को तो बड़ी हैरानी है, मैंने जब से इसके बारे में पढ़ा ही समझा, उसके बाद से लगा अरे ये तो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं और वहाँ क्या हो रहा है। हम यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, वहाँ पे तो कोई पता ही नहीं है क्या से क्या हो रहा है। किरण जानी इस बीच हमारे साथ है, आयुष मेहता है, अवनी भट्ट हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आयुष भाई आपसे कर रहे हैं शुरू, जरा जल्दी से। जो लेवल्स हमने आपके सामने रखे हैं, इसमें कहीं आपको ऊपर नीचे करना है या कोई वैल्यू एडिशन करना है, कुछ हटाना है तो आप बता दीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, फिर आपके शेयर्स के साथ करते हैं शुरुआत। निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो नो डाउट कल एक स्टार्टिंग के हाफ में अच्छी रैली देखी और सेकंड हाफ में थोड़ा हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा है, बट मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अभी तक इतने नेगेटिव नहीं लग रहे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है निफ्टी में। निफ्टी को यहाँ से बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 25,270। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 24,940 का रहेगा। सेकंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में चला है, 20 डे नीचे में और 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर में। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है एक बार 50 डे मूविंग एवरेज वापस अपना टेस्ट करने जाएगा, तो बैंक निफ्टी को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 51,750। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5840 का रहेगा। और बैंक निफ्टी पे हो गई। चलिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनके साथ शुरू करते हैं उनकी कॉल्स लेना। और अवनी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी आज की कॉल्स कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी नज़र? अभिषेक, सारे पैनलिस्ट और मेरे सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो आज मेरा पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस। 1-1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और डेली चार्ट्स पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। 3 दिनों से लगातार फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन हो रहा है और अभी तक के रोल ओवर फिगर्स भी काफी अच्छे हैं, 78% तक के रोल हो चुके हैं। तो टेक्निकल और डेरिवेटिव पैरामीटर्स के अनुसार ये मूव जारी रहेगा ऊपर के तरफ 7100 से 7140 तक। तो यही हमारा टारगेट रहेगा। इस स्टॉक को 6890 से 6900 के रेंज में हम खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 6740 का। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा फार्मा क्षेत्र से सिप्ला। तो वैसे तो सारे ही दिग्गज फार्मा काउंटर्स ने एक नए जोन में आ गए हैं और नई लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो चुकी है। तो सिप्ला में भी हमने इस प्रकार का ब्रेकआउट नजर आ रहा है और आरएसआई पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस सारे प्राइस एक्शन के नीचे है, जो कि आगे जाकर के भी सपोर्ट करते रहेंगे। और इसमें फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन होते जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से कल भी 7% का एडिशन था। तो सिप्ला में भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। 1610 से 1615 की रेंज में हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 1685 और 1710 के दो टारगेट्स रहेंगे और 1580 का स्टॉप लॉस लगाना है। अवनी जी की तरफ से ये 2 शेयर हो गया आपके लिए। बजाज फाइनेंस से टारगेट 7100 7140 रुपए का, स्टॉप लॉस 6740 रुपए का। और दूसरा शेयर है आपके लिए सिप्ला का, इसमें जो टारगेट होगा 1685 और 1710। बजाज फाइनेंस, हम देख रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आईपीओ वाली खबर के बाद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में हम रौनक देख रहे हैं और शेयर आपको चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कल भी हमने मजबूती देखी है, छोटी ही सही लेकिन शेयर कल चला है आधे % और 6900 रुपए के आसपास पहुंच गया है। आयुष, आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर आपका फोकस है? जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट स्टॉक तो मेरा और अवनी जी का कॉमन है, वो है सिप्ला। अगर सिप्ला की बात करें, जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया है मैं उसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा। इसकी डेली चार्ट जो लाइव चार्ट है उसके ऊपर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी है। इस बार एक क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है जो 1605 का था और उसके ऊपर ही सिप्ला ने क्लोजिंग रखी है। प्लस एक इंट्राडे 60 मिनट चार्ट में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी है।
तो मुझे भी यहाँ पे सिप्ला पॉजिटिव लग रहा है। मेरा जो टारगेट सिप्ला बन के आ रहा है वो 1675 का रहेगा और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना 1589 का होगा। सेकंड स्टॉक मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रह सकता है, तो मेरा एक शॉर्ट कॉल रहेगा नेस्ले के फ्यूचर्स पे। ये नेस्ले का सितंबर फ्यूचर आपको शॉर्ट करना है। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट पे और इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ रहा है, प्लस ये एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर देख रहे हैं और मैं एवरेज का ब्रेकडाउन देख रहे हैं जो सपोर्ट से स्टॉक ने दिया है ऑलरेडी। जैसे ट्रेंड का रेजिस्टेंस काफी टाइम से स्टॉक फेस कर रहा है, तो मुझे लगता है नेस्ले इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स को आपको यहाँ पे बेचना चाहिए फॉर टारगेट 2455। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2535 का होगा। इंटरेस्टिंग कॉल्स आयुष की तरफ से। तो देखिए सिप्ला यहाँ पे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की नज़र है, अवनी और साथ ही आयुष का यहाँ पे एक बाय रिकमेंडेशन है। साथ ही नेस्ले इंडिया के सितंबर फ्यूचर्स को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। जी हाँ, दोनों ही साइड्स के मौके ज़रूर बनते हुए दिख रहे हैं। पर किरण, गुड मॉर्निंग। अब आपसे समझना चाहेंगे कि आपके आज के स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि आप कई समय से बजाज ग्रुप ऑफ बजाज ट्विंस को रादर ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने अच्छा मोमेंटम दिया। अवनी का भरोसा तो अभी भी है, पर आज के लिए किरण आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एनबीएफसी पे इसमें काफी अच्छा मूवमेंट आ चुका है। कैनफिन भी हमने रिकमेंड किया था लास्ट वीक, वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर चुका है। अब साथ साथ एनबीएफसी के साथ हमने एफएमसीजी के बारे में बात किया था, जहाँ पे एचयूएल ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। ट्यूसडे के दिन से हम डाबर को ट्रैक कर रहे हैं। डाबर में हालांकि अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आई, तो आज भी हम उसी कॉल को रीरेट करेंगे। डाबर 645 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 664 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग करके जाएंगे। 634 एज अ स्टॉप लॉस हम डाबर के अंदर मेंटेन करेंगे। तो पहला हमारा कॉल रहेगा डाबर। दूसरा जो कॉल रहेगा वो यूपीएल रहेगा। यूपीएल पे हमने देखा कि काफी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1-1.5 साल के बाद स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। आफ्टर दैट हमने देखा कि एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आने के बाद रीटेस्टिंग भी हुआ। 520-530 के आसपास एक अच्छा खासा बॉटम बना के, अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, और अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखोगे तो वहां पे भी डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 570-580 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसको रीटेस्ट कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है, तो यूपीएल यहाँ पे एक बड़ा बेट निकल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी फेवरेबल है। एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 575 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 595 तक के हम टारगेट देखेंगे एंड 567 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो यूपीएल एंड डाबर। यूपीएल के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर किसी को सितंबर एक्सपायरी के लिए फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना हो तो आप इसको ये पूरा महीना कैरी भी कर सकते हो। यूपीएल को पूरे महीने के लिए भी ले सकते हैं। टारगेट वैसे शॉर्ट टर्म का होगा 595 रुपए का और स्टॉप लॉस 567 रुपए का। डाबर के शेयर को कल हमारे किसी एक्सपर्ट ने क्लोजिंग शो में इसको बीटीएसटी के लिए भी रिकमेंड किया था और आज किरण जी की तरफ से इस पर कन्विक्शन है। टारगेट होगा 664 रुपए का और स्टॉप लॉस 634 रुपए का। ये दो शेयर हो गए किरण जी की तरफ से। तो सभी के सभी जो 6 कॉल हैं सारे के सारे तेजी वाले हैं। भले ही आपको सुस्ती दिखे ग्लोबल संकेतों में, गिफ्ट निफ्टी में, लेकिन बाजार का जो मूड है, जो अंडर करंट है ना, वो इंटैक्ट है। तेजी का इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और ये समझ लेते हैं कि आज के लिए स्टॉक्स इन न्यूज यानी कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं। हमारे सहयोगी जिन्हें नागर जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर लेकर। जिन्हें गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है स्टॉक्स इन न्यूज। जी, तो अगर खबरों के दम पे बात करें तो पहला रिलायंस फोकस में रहेगा। कंपनी का आज 2 बजे से एजीएम शुरू होने जा रहा है और सीसीआई ने भी अपनी जो रिलायंस की जेवी थी बिटवीन रिलायंस और डिज्नी, उसको मंजूरी दे दी है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है पेटीएम। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पेटीएम सर्विस को जो है एफडीआई का अप्रूवल मिल चुका है और अब आगे जाकर पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अब अप्लाई करना होगा। तीसरा स्टॉक जो फोकस में होगा वो है एचसीएल टेक। कंपनी का इन्वेस्टर्स डे हुआ था और अगर हम वहाँ से थोड़ा बहुत टेक अवेज देखें तो कंपनी जो है एम कर रही है अपना जो बुकिंग रन रेट है उसको बढ़ाने के लिए। करंटली $2 बिलियन का रन रेट है, उसको बढ़ाने के लिए वो देख रही है करीब 2.3 से 2.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सके। इसी के साथ मैनेजमेंट का मानना है कि मीडियम टर्म आउटलुक उनका काफ़ी पॉजिटिव है और वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा, ब्लॉक डील के पीछे फर्स्ट रहेगा इंडिगो। तो प्रमोटर जो है राकेश गंगवाल और उनका जो दूसरे प्रमोटर एंटिटीज़ है वो करीब 3.8% स्टेक आज बेच सकते हैं ब्लॉक डील में। ये ब्लॉक डील का साइज़ होगा 6,750 करोड़ और अगर इसकी फ्लोर प्राइस देखें तो 5.5% के डिस्काउंट पे हमें देखने मिल सकता है ₹4,593 पर शेयर पर।
इसी के साथ पीबी फिनटेक भी फोकस में रहेगा क्योंकि टेंसेंट जो है लाइकली 2.1% सेल्स से आज कर सकता है ब्लॉक के द्वारा, और इसका जो टोटल साइज़ होगा वो होगा 1610 करोड़, और इसका फ्लोर प्राइस हमें देखने मिल सकता है 5% डिस्काउंट पे कल की क्लोजिंग से। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वापस ब्लॉक डील के हिसाब से वो होगा वेल्सपन लिविंग। प्रमोटर एंटिटी देख रही है 4.6% स्टेक सेल करने को, जिसका वर्थ होगा 887 करोड़। इसका फ्लोर प्राइस हमें देखने मिल सकता है 197 रुपीज़ पर शेयर, जो कि अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 5% डिस्काउंट कल की क्लोजिंग से। मूविंग ऑन, सोनाटा सॉफ्टवेयर फोकस में रहेगा। कंपनी को एक यूएस बेस्ड हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी से एक लार्ज मल्टी मिलियन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और डील देखने मिल रही है। इसी के साथ एनएलसी इंडिया अगला स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी ने तेलंगाना स्टेट को ग्रीन पावर सप्लाई करने के लिए 200 मेगावाट डील साइन की है। मूविंग ऑन, नेल्को फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने एमओयू साइन किया है काबिल और ऑयल इंडिया के लिए, और ये एमओयू है वो कोलैबोरेशन में है प्रोजेक्ट्स एंड दूसरे एक्सप्लोरेशंस के लिए। लास्टली केईसी इंटरनेशनल स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 1170 करोड़ का। ये ऑर्डर जो हमें देखने मिल रहा है मिडिल ईस्ट से आ रहा है। और लास्टली वेदांता फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी सितंबर 2 को डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। ठीक है, तो जिन्होंने आपको सारी खबरें बता दी हैं। देखिए, एक चीज़ आप और नोटिस करते होंगे, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे आता है ना, तो ब्लॉक डील का सिलसिला बढ़ जाता है। ये आपको अच्छे से पता है, कई बार हमने नोटिस करवाया मार्केट के इस पैटर्न को लेकर। आप देखो, 3 बड़ी खबरें हैं, दिखाना जरा तीनों का। ये सब 1 मिनट के रिलायंस ने दिखाई है, दिखाइए वेल्सपन पे ब्लॉक लगेगा आज, पीबी फिनटेक पे ब्लॉक लगेगा, इंडिगो पे ब्लॉक लगेगा। इन तीनों पे ब्लॉक लगने जा रहा है आज। और इसमें अमूमन आप देख रहे हैं कि प्रमोटर ही माल सेल ऑफ कर रहा है। प्रमोटर बेच रहा है 4.6% हिस्सेदारी बेचेंगे 887 करोड़ रुपए के अंदर। पीबी फिनटेक में आप देखेंगे एक ब्लॉक लगेगा। इंडिगो के अंदर भी राकेश गंगवाल जो पहले फाउंडर मेंबर रहे हैं, उन्होंने पहले भी माल बेचा, अब और भी माल बेच रहे हैं उसके अंदर वो। तो अमूमन देख रहे हैं जब भी लाइफ टाइम हाई लगता है स्टॉक्स इंडेक्स का, तो इस तरह की ब्लॉक डील्स थोड़ी बढ़ जाती हैं। एक काम करते हैं, जरा अवनी से जरा मैं समझ लेता हूँ कि जरा इंडिगो का चार्ट क्या कह रहा है। अवनी, जरा इंडिगो चेक करना। सो इंडिगो में ओवरऑल तो इसमें भी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन दिख रहा है, और ऊपर के तरफ मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगी जो रैली चल रही है अभी, और 51 55 से 52 के जोन में ये आ सकता है स्टॉक, तो व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। व्यू आपका पॉजिटिव है, ठीक है। आयुष भाई, एक बार जरा आप चेक करना पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक की चार्ट की बात करें तो इसमें ऊपर का जो हाई है तकरीबन 1850 का, वहां से हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बट इसमें एक चीज देखनी है कि इसमें आईएसआई का एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हुआ है, जो यूजुअली थोड़ा सा नेगेटिव होता है। प्लस एक ब्लॉक डील के चक्कर में स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा, डिस्काउंट के आसपास आएगा। तो इसका जो आइडियल बाइंग जोन बन के आता है वो 1580 से 1590 के बीच में आता है, जो कि है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास का। इसका प्रीवियस स्विंग सपोर्ट, अगर किसी को भी 1580 85 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली इसमें बाय करना चाहिए, लेकिन अभी इसमें से अवॉइड किया रहेगी। एक और चेक करवा लेता हूँ, जो ब्लॉक लग ही रहा है तो वेल्सपन का भी चेक करवा लेते हैं। किरण सर, एक बार जरा वेल्सपन इंडिया चेक करना आप। वेल्सपन इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं 200 रुपए का एक जो सपोर्ट है वो काफी अच्छा है। हम डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं कि स्टॉक हायर बॉटम पैटर्न के अंदर भी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी डिप आता है यहाँ पे, तो वेल्सपन के अंदर नीचे में हमें सपोर्ट की तरह मानना रहेगा 190 के आसपास। जब तक 190 का लेवल ब्रेक नहीं होता है हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में कहीं ना कहीं 225 250 तक ये स्टॉक आ सकता है। ठीक है, तो ये वेल्सपन इंडिया पे रिकमेंडेशन आ गई है। मयूरेश जोशी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। मयूरेश भाई, कल अगर आप देख रहे होंगे मार्केट को, तो कल आईटी स्टॉक्स का काफ़ी दबदबा था। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कल निफ्टी ने थोड़ा भी जो डाइवर्जेंस दिखाया वो आईटी स्टॉक्स के दम पर ही दिखाया। टीसीएस, इन्फोसिस की कल की अच्छी क्लोजिंग भी हमको मिली है। एक बार ज़रा आपकी रिकमेंडेशन आईटी स्टॉक्स पे। अब हम मिडल में आ गए हैं। पहले हम बोल सकते थे कि सस्ती वैल्यूशन है तो आईटी फार्मा में चले जाओ, लेकिन आईटी फार्मा भी अच्छे चले हैं अब दोनों। अब वो वैल्यूशन वाला कंफर्ट शायद ना आए। आपकी राय क्या है सर इस पे?
Morning, Dimpy ji. No, you're absolutely right. I think valuations higher end of the standard deviations निकल चुका है. और दूसरी चीज आई थिंक जो काफी ट्रिगर पॉइंट्स हम मान के चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट को लेके, उससे एक बड़ा ट्रिगर मिलता है आईटी कंपनियों को, क्योंकि जो की सेक्टर्स रहते हैं बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें एक बूस्ट मिल जाती है. जैसे ये सेक्टर्स को बूस्ट मिलती है क्योंकि सबसे बड़े रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर होते हैं नॉर्थ अमेरिकी और यूरोपियन मार्केट्स के लिए, हमारी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज के लिए. यहाँ पे अगर एक इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखता है मैक्रो लेवल पे, तो जो ऑर्डर टेंडरिंग एक्टिविटी है, ऑर्डरिंग एक्टिविटी है, दैट शुड स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्पेसिफिकली लार्ज मल्टी मिलियन या मल्टी बिलियन डॉलर डील्स के लिए. So I think that is one positive that IT companies are probably reacting on. The other aspect is जो पूरी digitalization की theme चल रही है globally. Once that theme resumes and comes back on track across sectors, outsourcing companies obviously एक बहुत beneficial factor में रहती है, both in terms of the periodicity of order जो मिलती है और जो margins के साथ ये order आते हैं, specifically related to AI और generative AI. तो आई थिंक ये बहुत दो बड़े टेलविंड्स है. However, as you rightly pointed out, I think काफी स्टॉक्स स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी स्पेस में अच्छे खासे चल चुके हैं. लार्ज कैप्स में भी जो प्राइस मूव आई है और जो वैल्यूएशंस पे काफी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं आर नॉट टेनेबल एट दिस जंक्चर. यानी ऐसे नहीं लग रहा है कि आप छप्पर फाड़ के पैसे लगाओ एट दीज लेवल्स. और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो एक अर्निंग्स रिकवरी है लार्ज कैप कंपनीज के लिए सेकंड हाफ से शायद स्टार्ट हो सकती है. मिड कैप्स के लिए आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ स्टेडी ऑर्डर फ्लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ जो डिसेंट रह सकती है, डबल डिजिट मार्जिन्स व्हिच कैन बी मेंटेन्ड, कैन कंटिन्यू. हाउएवर वैल्यूएशंस, प्राइस एक्शन और लेट स्टेज बेसिस जैसे हम देखते हैं मार्केट में इंडिया में अभी भी एग्जिस्टेंस है. तो आई थिंक फ्रेश पोजीशंस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, वी कंटिन्यू होल्डिंग स्टॉक्स लाइक एफएसएस परसिस्टेंट इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज, बट वापस ये काफी लोअर लेवल्स है. तो आई थिंक जिनके पास ये होल्ड कर सकते हैं फ्रेश पोजीशंस के लिए आप गिरावट गिरा देंगे. एक बार आपका टेक लेना चाहेंगे पेटीएम पे. अब जो अच्छी खबरों का सिलसिला है वो थोड़ा सा चालू हो चुका है पेटीएम पे, तो क्या यहाँ पे गिरावट में खरीदने की रणनीति बनानी चाहिए? आपका क्या नजरिया है पेटीएम पे? इट इज टू न्यूज ड्रिवन. मॉर्निंग, मुझे लगता है आई थिंक कि जो काफी सराउंडिंग है न्यूज को लेके, इससे रिएक्ट करता है स्टॉक काफी हद तक. और जहां तक आई थिंक ट्रैक है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी हम उम्मीद कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक टाइम. तो न्यूज पर आई थिंक स्टॉक रिएक्ट्स ईदर ऑन द हायर साइड और द लोअर साइड. तो मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टिव रहे ब्रॉडर मार्केट्स में. देयर आर स्टॉक्स व्हिच आर स्टिल लुकिंग गुड. पेटीएम वी वुड लाइक टू अवॉइड एट दिस. पेटीएम अवॉइड करना है, पर जी हाँ, आप देखें जोमेटो के साथ पेटीएम की डील हुई थी, तब 2000 करोड़ से ज़्यादा का इनके पास कैश आना था. साथ ही साथ अब ये जो न्यूज़ फ्लो है ये भी पॉजिटिव ही माना जा रहा है. पर जी हाँ, एनालिस्ट का ये भी कहना है कि अगर लाइसेंस के लिए अप्रूवल मिलता है आरबीआई की तरफ से तो इनके मल्टीपल्स में एक री रेटिंग ट्रिगर ज़रूर आ सकता है. तो उसका वेट ज़रूर करते हैं. पर आज फोकस रहेगा वोडाफोन आइडिया पे भी, क्योंकि कल ही हमने देखा था एक पॉजिटिव खबर आई थी कि फाइनली एजीआर ड्यूज के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो हियरिंग करेगा 30 अगस्त, यानी कल जो है वो हियरिंग होगी. और इस पे आज सिटी की रिपोर्ट भी आई है जहां पे उनका कहना है कि अगर ये जो इनको राहत है वो मिल जाती है इन ड्यूज़ में, तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा वोडाफोन आइडिया के लिए. एक बार किरण क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि कई दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है एक टाइट रेंज में. करें तो काउंटर में वीकली या तो डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला. स्टॉक काफी लंबे समय के बाद अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है. तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटलुक जरूर से है, लेकिन उसके एफपीओ के बाद हम देख रहे हैं कि काउंटर 18 रुपीज तक गया और उसके बाद कंसोलिडेशन में एक रेंज थोड़ी बड़ी बनी है. 18 रुपए से लेके आप नीचे में देखो तो 12 रुपए, ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है. एज ऑफ नाउ तो हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहा है. और आगे भी हमने डिस्कस किया था कि जब तक 14 रुपीज का लेवल ब्रेक नहीं होता है वोडाफोन आइडिया के अंदर, तब तक आप नई खरीदारी भी कर सकते हो और जिनके पास है वो होल्ड भी रख सकते हैं. अगर 14 रुपीज ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 20 रुपीज, और जैसे ही 20 रुपीज ब्रेक होगा तो वीकली चार्ट पे एक बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट देखने को हमें मिल सकता है. और तो 20 रुपीज के बाद तो एक बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ 20 रुपीज के टारगेट के लिए 14 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हमें बाई करना चाहिए.
ठीक है, तो क्लियर कट राय। 14 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगाइए और 20 रुपए तक के टारगेट जो है वोडाफोन आइडिया में आ सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मानना सिटी का भी है कि अगर ये जो ड्यूज़ हैं वो यहाँ पे इनको राहत मिलती है तो 4 से 5 रुपए प्रति शेयर का एक पॉजिटिव ट्रिगर या फिर और इनको इसका फ़ायदा हो सकता है प्रति शेयर के तौर पे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस के रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं। ये पूरी लिस्ट लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे आज रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रिपोर्ट तो यहाँ पे पेटीएम पे ही है और यहाँ पे दो ब्रोकरेज हाउसेस है, जेफरीज और यूबीएस, इन दोनों की रिपोर्ट है। जेफरीज ने होल्ड का टारगेट दिया है 420 का, होल्ड का लक्ष्य है 420 का टारगेट है। और साथ ही साथ यूबीएस जो है अपने न्यूट्रल का कॉल दिया है और 490 का प्राइस टारगेट इन्होंने दिया है। दोनों का ही कहना है कि बेसिकली जो अप्रूवल मिला है एफडीआई के लिए उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको स्टॉक पे देखने मिलेगा और हो सकता है कि आगे चल के ये कंपनी जो है बेसिकली आरबीआई से अब पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए अप्रूवल ले। साथ ही साथ यहाँ पे जेफरीज का तो ये भी कहना है कि एनपीसीआई का अप्रूवल जो है यूज़र ऑन बोर्डिंग के लिए ये भी इस कंपनी को लगेगा। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अब आगे इस पे नज़र होगी कि इस कंपनी को आरबीआई से अप्रूवल मिलता है कि नहीं। इसके लिए किसी ने भी अपने प्राइस टारगेट में बदलाव नहीं किया है। पावर फाइनेंशियल्स पे यूबीएस की रिपोर्ट है, इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। पीएफसी खरीदारी की सलाह 670 का टारगेट, आरईसी खरीदारी की सलाह यहाँ पे 720 का टारगेट दे रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका कहना है कि एनर्जी ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, जिसका फ़ायदा जो है कंपनियों को मिलेगा। और ओवरऑल बुक पे स्ट्रेस देखेंगे तो वो कम है, तो इससे भी कहीं ना कहीं ये इनके पसंदीदा स्टॉक बन जाते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्वेस्टर की रिपोर्ट है, कवरेज की शुरुआत की है, 725 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। कल ये स्टॉक 600-603 के आसपास बंद हुआ था। इनका कहना है कि आगे काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं हैं, खासकर FY24 से 27 तक अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 21% की CAGR ग्रोथ एक कंपनी डिलीवर कर सकती है और ROEs करीब 17% के आसपास रह सकते हैं। और वैल्यूएशन जो इस कंपनी के काफ़ी इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ते इनको लगते हैं। 1.2 टाइम्स FY26 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। इसके लिए इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। और आखिरी में वोडाफोन आइडिया पे, जिसकी आप चर्चा भी कर रहे थे, सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 22 रुपये का दिया है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी ईयरिंग के लिए अप्रूवल दिया है वो 30 तारीख को होने वाली है। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा और इसका फ़ायदा जो है करीब 4 से 5 रुपये प्रति शेयर के आसपास हो सकता है, क्योंकि AGR का जो बकाया है उसका कहीं ना कहीं कंपनी को फ़ायदा ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा और डेट बर्डन जो है कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए यहाँ पे 22 रुपये का प्राइस टारगेट अभी भी बरकरार रखा है, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो 4 से 5 रुपये के आसपास का अपसाइड शायद आपको और देखने मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे रहेगी नज़र, पर अगर बात करें तो पीएफसी और आरएसी ये आज फिर से ब्रोकरेजेस के रेडार पे है, क्योंकि यहां पे आज यूबीएस की रिपोर्ट आई है। कल भी हमने देखा था एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और काफ़ी बड़े टारगेट्स दे रहे हैं। देखिए आरईसी के लिए 720 और पीएफसी के लिए 670 के टारगेट्स जो हैं देते हुए दिख रहे हैं। और कल हमने जब सोनी थी हमारे साथ शो में तो उनकी प्रेफर्ड पिक आरएसी रही थी और कल हमने देखा था कि इंट्राडे उसने एक अच्छा मूव भी दिखाया था। एक बार अपनी आपसे समझना चाहेंगे कि पीएफसी आरईसी दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो आपको किसका चार्ट बेहतर लग रहा है? जी मेरे हिसाब से अगर दोनों कंपेयर करें तो आरईसी में मूव कल काफी अच्छा हो चुका है और यहाँ से अभी अपसाइड पोटेंशियल जो है, जो जगह है ऊपर के तरफ, वो पीएफसी में ज्यादा है। तो मैं पीएफसी के साथ रहना चाहूंगी। आरईसी हमने पिछले हफ्ते ऑप्शन स्ट्रैटेजी रेकमेंड की थी, उसमें काफी अच्छा कल प्रॉफिट भी बन चुका है। अगस्त की स्ट्रैटेजी थी तो कल हमने वो बुक भी कर लिया है। तो यहाँ से आरईसी में अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका है। यहाँ से अभी पीएफसी में ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल है। पीएफसी में ज़्यादा पोटेंशियल है अपसाइड की। इस बीच वेल्सपन इंडिया की देखिए ब्लॉक डील की खबर आ गई है। वेल्सपन लिविंग के नाम से आपको ये शेयर दिखेगा। प्री ओपन में करीब 97.5 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। भाव देखना होगा कि इसके भाव क्या निकल के आते हैं, लेकिन कल ठीक ठाक क्लोजिंग देखिए ये शेयर गया है करीब 2.25% के आसपास की। निश्चित तौर पर जो भी आज ब्लॉक डील की खबरें आ रही हैं, चाहे वो पीबी फिनटेक की हो या फिर इंटरग्लोब एविएशन की हो, सारे के सारे ये डिस्काउंट पर भी डिस्काउंट के ही इसके जो फ्लोर प्राइस हैं। देखना होगा कि किस तरह की चाल रहती है आज वेल्सपन लिविंग की भी। लेकिन एक शेयर जो कल ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के गया है, अवनी जी आपसे ही जानना चाहेंगे उस पर राय, वो है ग्रेन्यूल्स का। खास तौर से अगर हम लास्ट आवर के ट्रेड को देखेंगे तो शेयर ने रफ्तार अपनी बढ़ाई और 5% के आसपास के गेंस रहे। डे हाई के आसपास ये शेयर बंद हुआ है।
ग्रेन्यूल्स आपको लगता है कि 700 रुपए के ऊपर और ये मोमेंटम पकड़ेगा और आपके टारगेट क्या होंगे इस पर? जी बिल्कुल अभिषेक जी, ये 12 अगस्त से लेकर के जो इतना अच्छा कंसोलिडेशन हमें नजर आया है, उसमें इसने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे बंद कभी भी नहीं दिया है, हमेशा से सपोर्ट लेकर के कल एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें दिखाई पड़ा है। और इसमें भी आरएसआई ऊपर के लेवल पे है, बट 70 के ऊपर के लेवल पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी यहाँ से एक नई रफ्तार में आ जाएगा और ऊपर 763 से 770 के रेंज में ये आ सकता है स्टॉक। तो यहाँ पे हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 763 मिनिमम टारगेट इसका रहेगा और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है कल के लो का, जो कि 673 के आसपास था। 673 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है ग्रेन्यूल्स के शेयर में। केईसी इंटरनेशनल 2 दिन पहले आपको याद होगी कि खबर आई थी मिडिल ईस्ट से ऑर्डर की, मिडिल ईस्ट से और अमेरिका से और इंडिया से, ये 3 जगहों से ऑर्डर थे और जो क्वांटम था वो था करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का। आज फिर से फ्रेश ऑर्डर की खबर आई है और इनको जो ऑर्डर मिला है मिडिल ईस्ट से वो है 1171 करोड़ रुपए का टीएनडी यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए। केईसी 4 दिनों से तेजी है और इसमें आयुष बताइए कि क्या करना चाहिए, आप क्या लेवल्स देख रहे हैं केईसी में? केसी की बात करें तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट लिया है पिछले 2 दिन से और वहां से उसके ऊपर ही निकल रहा है। आज इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 870 का, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। जैसे ही स्टॉक 870 क्रॉस करके निकलता है, डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ से बाय किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 910 का रहेगा और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 850 रुपीज का रहेगा। ठीक को लेकर ये व्यू, लेकिन चलिए अब वो शेयर जानते हैं जहां पर ब्रेकआउट की पूरी संभावना बन रही है और चार्ट आपको ये संकेत दे रहे हैं। कौन से वो शेयर हैं? डिम्पी आइडेंटिफाई करके आपको रोज बता रहे हैं। चलेंगे डिम्पी के पास। डिम्पी बताइए। शुक्रिया अभिषेक। देखिए, हमने लगातार इस सीरीज़ को बेहतरीन शेयर आपके सामने रखे। ज़्यादातर लोगों को हमारे शेयर्स अब याद भी होंगे। हमने टाटा टेक आपके सामने रखा, इसी से हमने एसबीआई कार्ड आपके सामने रखा, हमने आपके सामने आईएक्सिस के सामने रखा, बजाज फिनसर्व आपके सामने रखा। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो हमने आपके सामने रखे और आई होप आपको काफ़ी अच्छे से बेनिफिट भी मिल रहा होगा। आज इसी कैटेगरी के अंदर हम एक और शेयर ढूंढ के लेके आए हैं। आज मैं सिर्फ एक ही शेयर आपके सामने रखूंगा। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन पूरा हो जाए, एक्सपायरी पूरी हो जाए, उसके बाद हम इस सब शेयरों पे बातचीत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बढ़ा देंगे उसकी संख्या। आज एक ही शेयर रखते हैं, वो है नारायण हृदयालय। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन वाला चार्ट लेके आइए आप स्क्रीन पर, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं नारायण हृदयालय के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, क्यों मैं बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये इसका मैंने डेली चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, सेम पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग बेस इसके पास है, शेयर चलने के लिए तैयार है। और पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है मैं जरा आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके ही सामने, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी तरह का कोई दिक्कत ना रहे। ये मैं गैप से लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ और सीधा देखूंगा, अगर गैप से इसको मैं सपोर्ट ले लेता हूँ तो ये पूरा एरिया मेरा सपोर्ट का एरिया है। इसी गैप से मैंने लाइन ली, ये पूरा एरिया मेरा सपोर्ट का है। 1 बार का सपोर्ट, 2 बार का सपोर्ट, 3 बार का सपोर्ट, 4 बार का सपोर्ट, 5 बार का सपोर्ट। ये इस लाइन को कभी इसने ब्रेक नहीं किया। ये लाइन लेवल्स कौन से हैं? ये लेवल्स के लाइन है 1150 से लेके 1165। तो ये तो हो गया हमारा बेस। शेयर कितने % ट्रेड कर रहा है? शेयर कर रहा है 1275 पे। चलो मैं 1175 भी बेस समझ लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो 100 रुपये से ज़्यादा ये शेयर नहीं टूटना चाहिए। ये कब से मैं आपको बता रहा हूँ? ये 2024 से पहले से आपको बता रहा हूँ मैं। यानी कि पूरे साल का जो बेस है वो 1175 आपका हो गया, या 1150 रफ में आपका हो गया। अब आते चलने की बात, चलेगा कहाँ तक? देखो, दोनों ही शेयर्स, दोनों ही एवरेजेस का ब्रेकआउट है। फिर से ये दोनों एवरेजेस इस ब्रॉड एवरेजेस से श्रिंक होकर छोटी एवरेजेस में कन्वर्ट हुई हैं। ब्रॉड एवरेजेस कहने का मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस होता है कि कई बार 50 की एवरेज तोड़ेगा तो फिर 200 दिन का सपोर्ट लेगा, लेकिन 50 और 200 दिन में गैप ज़्यादा होने की वजह से ये एक फेवरेबल ट्रेड नहीं होता। लेकिन जहाँ पर जब एवरेजेस बिल्कुल कोलाइड कर जाए कि जहाँ पे 50 दिन की एवरेज टूटे और साथ ही साथ 200 दिन भी आपको बचाने के लिए आ जाए, वो ट्रेड के लिए थोड़ा ज़्यादा ठीक माना जाएगा, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा ना। तो थोड़े से पैसे पे ही आप पूरा रिस्क ले पाएंगे और उसके बाद आपको बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा। देखो, जैसे ही डैमेज हुआ, मैं छोटा सा आपको और नोटिस कराता हूँ, जैसे ही डैमेज हुआ तुरंत रिपेयर भी करता है। ये हिस्सा डैमेज का है,
तुरंत एक ही कैंडल से रिपेयर करके वापस छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस को, रेंज को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। एक लेवल में आपके सामने और नोटिस करता हूँ, ये मेरा टारगेट हो जाएगा। मैं 1400 रुपये के टारगेट के लिए इसके अंदर उतर रहा हूँ। मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये 1400 रुपये तक का टारगेट है, इसके लिए मैं उतर रहा हूँ। मेरा पूरा सबसे बड़ा बेस 1160 1150 वाला है। मैं इमीडिएट रखूँगा 1240 और रखूँगा 1200। तो मैं छोटा डिप का भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। और ये मेरी अपनी कैलकुलेशन जो मैंने आपके सामने रखी, इसको ऑथेंटिकेट करवा लेते हैं आज के मेहमान से। अवनी भट्ट, जरा बताइएगा अगर हमारी कैलकुलेशन कहीं भी गलत है तो उसको जरा ठीक कीजिए और इस शेयर के बारे में बताइए। नारायण हृदयालय NH लिखेंगे, आ जाएगा। जी, मेरे हिसाब से आपने जो बताया है बिल्कुल सही है और ये अभी अप ट्रेंड रिज्यूम करने के तगार पे है। और जो मूविंग एवरेजेस के कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं वो बहुत एक अच्छी बात है। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसने क्रॉस ओवर दिया है ऑलरेडी। 10 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 के ऊपर निकल चुका है। तो मेरे हिसाब से ये आगे जाकर के भी कंटिन्यू रहेगा। और अभी यहाँ से तो सपोर्ट भी 1245 का ही बनता है। तो इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1245 के स्टॉप लॉस से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर मिनिमम इसका टारगेट बनता है 1340 तक का। 40 तक का टारगेट है मैम, आपने इसको पास कर दिया। और फिलहाल हम जो 1400 के टारगेट के लिए थे, लेकिन अपने आप को थोड़ा और करेक्ट कर लेते हैं। मैम कह रही है कि 1340 तक का आप एक टारगेट लगाए रखें। स्टॉप लॉस की स्टैंपिंग भी कर दीजिए ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और आई रिपीट माई सेल्फ, ये शेयर की आप फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, हमारी रिकॉर्डिंग करके अपने ही वित्तीय सलाहकारों को दिखा दीजिए। अगर कहीं गलती हमसे हो रही है तो हमको आप फीडबैक भी दीजिएगा, हम भी ठीक करेंगे। और अगर ये हम सही बोल रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा ट्रेड, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, छटा छटाया साफ सुथरा एक ट्रेड हमने आपके सामने रख दिया। स्टॉप लॉस भी दिया है, टारगेट भी आपको दिया है, इसके पीछे की रीजनिंग भी दी है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हम और नहीं दिखा सकते। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर हमने आपके सामने बात रखी है। तो अपने वित्तीय सलाहकारों के साथ बातचीत करके ही सौदे को प्लस कीजिएगा, ये हमारी तरफ से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है। अब स्टूडियो में चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि, यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर भी रहे थे, आपको बता भी रहे थे, आइए उस पर फिर से फोकस करते हैं। जहाँ पे SME IPO को लेकर सेबी ने निवेशकों को आगाह ज़रूर किया है। जहाँ पे कई SMEs के ऊंचे वैल्यूएशंस जो है IPO से पहले फाइनेंशियल स्थिति में बड़े बदलाव के कारण SME को लेकर चिंता जताई है। आइए इस पर और जानकारी लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास एक लिस्ट है स्टॉक्स की जहाँ पे हाल फिलहाल जो कि सुर्खियों में भी रहे हैं। और शरद, ये भी बताइए कि क्या कुछ चीज़ों पे कंसर्न्स जताए हैं सेबी ने? जी बिल्कुल, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ SME IPO को लेके आगाह करने का जो है इम्पोर्टेंट जो है डायरेक्टिव्स दिए हैं। और एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि हमने दर्शकों को ET Now स्वदेश में हमारी स्टांस भी रही है कि कुछ भी रिस्की SME IPOs आते तो उससे जो है संभल के रहे, अपने वित्तीय सलाहकार से जो है बात करें। और याद रखिए, जो सेबी की नोटिस आई है या यहाँ पे जो है थोड़ी सी मामला गड़बड़ लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा। सेबी ने कहा है कि SME में जो पंप एंड डंप के जो जोखिम के कारण जो है एक आगाह कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। और इम्पॉर्टेंटली गलत जानकारियाँ जो है प्रमोटर्स दे सकते हैं संभवित, स्पेशली IPO के दौरान। अब इसके कारण क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो सकती है या लिस्टिंग के बाद गलत फाइनेंशियल्स या गाइडेंस दे के जो है स्टॉक में जो है मोमेंटम लाया जा सकता है। अब इसके कारण क्या होता है कि कारोबार में अगर आय उछाले गए हैं या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है तो शेयर में जो उछाल आने के कारण जो है आप कह सकते हैं कि गलत प्रमोटर निकल जाते हैं, ये सेबी का मानना है। और ओवरऑल अभी हम भी कहते हैं और सेबी ने भी कहा है कि जो भी अनवेरीफाइड पोस्ट या टिप्स या सोशल मीडिया में आप देखते हैं उस पर आप कभी निवेश ना करें। ये तो थी जो है डायरेक्टिव सेबी से और हमारी भी जो व्यू पॉइंट है ET Now स्वदेश से। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो कुछ काउंटर्स है जहाँ पे SME IPO में जो है थोड़ी सी ट्रबल देखने मिल रही है। और यहाँ पे सबसे पहला है अर्चित न्यूवुड। यहाँ पे इनकी IPO डिले हुई है। अब एक्सचेंजेस ने क्वेरीज भी बैठाई है यहाँ पे, स्पेशली जो प्रॉफिटेबिलिटी उनके पीयर्स को लेके उस पर सवाल उठे हैं। उनके जो है ऑफकोर्स मार्जिन जो है सडनली एक साल में ही बढ़ गए उनके IPO के पहले, और इनके मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अगर उनके लिस्टेड प्लेयर्स रुशिल डेकोर या सेंचुरी प्लाईवुड के बारे में बात करें। ये IPO मैनेज हुई थी शेयर इंडिया सिक्योरिटी से। दूसरा रिसोर्स ऑटोमोबाइल, हमने हाल ही में देखा ये 12 करोड़ का IPO का सब्सक्रिप्शन कितना आया है, 2700 करोड़ रुपए का। 400 से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आई है, आंकड़े बहुत बड़े हैं। आज लिस्टिंग भी है लेकिन कंपनी के मात्र 2 शोरूम्स हैं, वो भी रेंट में, और सिर्फ 8 एम्प्लॉय हैं। यामाहा का शोरूम NCR रीजन में है। और इसके अलावा इस साल भी जो है सेबी ने जो है अकाउंटिंग फ्रॉड के कारण वरेनियम क्लाउड या एड शॉपी रिटेल जैसे कंपनीज
जो एसएमई प्लेटफॉर्म में थे उनको बैन किया गया था फाइनेंशियल मैनिपुलेशन से। तो हमारी यही पेशकश है, यही एक्सरसाइज है कि आप सतर्क रहें और ऑफ कोर्स बबल जहाँ पे है उस पे जो है अपनी हार्ड अर्न मनी पे जो है डिसीजन ज़रूर अच्छे से लें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी जानकारी सामने रखने के लिए। तो जी हाँ, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सेबी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है अपना टेक सामने रखा है, इन्वेस्टर्स को कॉशन किया है कि जो एसएमई आईपीओज हैं, जिस तरीके की फ्रेंजी देखने को मिल रही है उससे आप थोड़ा सा बचें। साथ ही आगे देखते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, पर आपको ये भी बता दें कि आज 12:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। एसएमई शेयरों से सावधान, ये हमारी खास पेशकश है और भी इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे आपको बचना है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस पूरे चीज़ में अपना रोल अदा करते हैं, कौन से ऐसे मर्चेंट बैंकर्स हैं, इन सभी पर हम और भी विस्तार से चर्चा ज़रूर करेंगे। पर चलिए एक बार फिर से बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। 10 मिनट रह गए हैं बाज़ार खुलने में और निफ्टी बैंक निफ्टी को तो देखेंगे ही, पर खबरों के लिहाज से आज वेदांता भी फोकस में रहेगा, क्योंकि अब जो थर्ड इंटरिम डिविडेंड है उसके लिए जो है तैयारी की जा रही है और कई समय से जो मेटल्स में रैली चल रही है उसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमने कई सारे काउंटर्स भी हाईलाइट किए हैं आपके लिए। एनएमडीसी, नैल्को, आपको अगर याद होगा हिंडाल्को हमने आपको एक बार बताया था कि किस तरीके से एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं सभी काउंटर्स। अच्छा प्रदर्शन तो है ही, पर अवनी एक बार वेदांता पे आपसे राय लेना चाहेंगे। इसका 5th या 6th अटेम्प्ट है अवनी अपने प्रीवियस हाइज को क्रॉस करने का, और अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट, खबरें जो है वो सभी जो है एक साथ आ रही हैं। 470 के ऊपर अवनी अगर निकलता है तो क्या यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए? जी सृष्टि जी, बिल्कुल करना चाहिए और ये एक डिस्क्लेमर भी रहेगा कि ये हमने क्लाइंट्स को भी काफी नीचे के लेवल पे रेकमेंड किया हुआ है और ये कॉल अभी भी ओपन है। और मेरे सहयोगी ने ईटी नाउ स्वदेश पे भी काफी बार रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है। तो इसका जो टारगेट है 510 का टारगेट है, तो 510 के टारगेट के लिए हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और अब अगर आपको फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो ये अच्छा लेवल है, यहाँ से आप कर सकते हैं। 510 का इसका टारगेट रहेगा। और अभी ट्रेडिंग के लिए, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो रहेगा 443 का। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू 470 का भाव है और इस पर आज नज़र बनी रहेगी। फार्मा के एक और कंपनी पर आपसे राय जानना चाहेंगे अवनी जी, वो है डिवीज लैब का। कल अच्छी तेजी रही, क्या ये मोमेंटम ये बरकरार रख पाएगी कंपनी आज? जी मेरे हिसाब से ये डिवीज लैब हमेशा से एक स्लो मूवर रहा है। कभी भी ऐसे बहुत बड़ा मूव हमें देखने नहीं मिलता है जो कि बाकी फार्मा काउंटर्स में दिखा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इसमें भी तो हल्की मुनाफा वसूली होते रहती है। ये शायद नीचे आ सकता है अराउंड 4965 तक, पर वहां से फिर से हमें एक उछाल देखने मिलेगी ऊपर की तरफ। इसका जो अल्टीमेट टारगेट है ये 5300 से 5320 के रेंज में टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक। तो इसमें व्यू पॉजिटिव रहेगा, बट ये जो हल्की फुल्की मुनाफा वसूली होती रहती है स्टॉक में, उसमें हमें विचलित नहीं होना है, बने रहना है पोजीशन में। बने रहना है। हमने देखा है कि 4600 रुपए के आसपास से शेयर में ठीक ठाक मूव आ गया है। 5000 रुपए के ऊपर फिर से आकर ये कारोबार कर रहा है शेयर। लेकिन चलिए ये जान लेते हैं कि आज 9 के नवरत्न कौन से हैं। आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा बताइए। बिल्कुल, 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर डालेंगे। आज एजीएम है, दोपहर 2 बजे ये एजीएम शुरू होगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है, स्पेशली रिटेल और टेलीकॉम के आईपीओ को लेकर, उस पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसी के साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जॉइंट वेंचर जो था रिलायंस और डिज्नी के बीच, इसमें अप्रूवल दे दी है अपनी, तो रिलायंस इंडस्ट्री पर इसके चलते भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा पेटीएम, जहां पर कल बड़ी खबर आई, स्टॉक में फोकस रहेगा। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी मिल चुकी है और अब पेटीएम पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस इसके लिए भी अप्लाई करेगा। तो बड़ी खबर, पेटीएम पर भी अपनी नजर रखें। 3.5% की तेजी प्री ओपन ट्रेड में दिखी है। इसके अलावा आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक, जहां पर मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री निकल कर आई है एनालिस्ट जे से,
मैनेजमेंट का मानना है कि 2.3 से 2.5 बिलियन डॉलर्स के बुकिंग रन रेट कंपनी अचीव कर पाएगी। अभी 2 बिलियन डॉलर्स के बुकिंग रन रेट है, लेकिन वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो पॉजिटिव कमेंट्री HCL टेक के मैनेजमेंट से। इसी के साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर, जहां पर कंपनी ने मल्टी बिलियन डॉलर स्ट्रैटेजिक डील साइन की है हेल्थ केयर, यूएस बेस्ड हेल्थ केयर और वेलनेस कंपनी के साथ। तो ऑर्डर विन के चलते सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा NLC इंडिया, जहां पर कंपनी 200 मेगावाट का पावर सप्लाई करेगी तेलंगाना स्टेट को। तो ऑर्डर विन के चलते यहां पर भी एक्शन दिखेगा। नैल्को, यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ऑयल इंडिया और काबिल के बीच में। एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन के लिए ये डील साइन की गई है। KEC इंटरनेशनल, जहाँ पर कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 1170 करोड़ के नए ऑर्डर्स TND सेगमेंट में मिडिल ईस्ट से मिले हैं। तो ऑर्डर विंस के दम पर यहाँ पर एक्शन दिखेगा। वेदांता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 2 सितंबर को, जहां पर तीसरा इंटरिम डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। याद रखें, कंपनी ने ऑलरेडी 2 इंटरिम डिविडेंड इस साल के लिए अनाउंस किए हैं और ये तीसरा इंटरिम डिविडेंड होगा। और लास्ट में बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे पावर फाइनेंसर कंपनियों की। PFC और REC दोनों ही स्टॉक्स पर नजर रहेगी। UBS ने खरीदारी की राय दी है। PFC पर 670 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और REC पर 720 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। तो UBS की इस रिपोर्ट के चलते दोनों स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। ठीक है, ये जो आपकी UBS वाली रिपोर्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। 670 का टारगेट है, 546 का अभी भाव चल रहा है, तो बड़ा मार्जिन है इसके अंदर, वो भी सरकारी कंपनी, चली हुई कंपनी के बाद 670 आ रहा है, तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए इसको हम बीच में भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। एक प्रशांत सावंत भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। एक काम करते हैं, फटाफट से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, फिर इन्हीं सभी शेयर्स के बारे में ज़रा स्पीड से स्टॉक एक्सप्रेस को शुरू करेंगे। प्रशांत जी नमस्ते, ज़रा बताइए आपके ट्रेड्स। जी डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे जो 2 पिक्स मुझे लग रही है कि एक अच्छा मूव दे सकती है। फर्स्ट होगी लक्ष्मी ऑर्गेनिक, सेक्टोरल टेलमेंट्स है और करीबन 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ स्टॉप लॉस लगेंगे स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 288, 288 और टारगेट होगा 335, 335 के आसपास। और नेक्स्ट पिक मेरी होगी फिलिप्स कार्बन ब्लैक, यहाँ पे PCBL, यहाँ पे करीबन 472, 470 के आसपास स्टॉप लॉस रख के हम 520, 525 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये आपके दोनों ट्रेड हो गए, हमने दोनों पे स्टैंपिंग कर दी है। लेवल्स आपने सुन लिए होंगे, ऐसे कोशिश करेंगे कि आगे लिखे हुए ट्रेड भी आपको दे ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। फिलहाल तो अभी 3 मिनट रह गए, मैं स्टॉक एक्सप्रेस को शुरू करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स ले लेता हूँ एक बार। जरा प्रशांत जी आप ही रहिएगा तैयार, जरा स्पीड से मैं आपसे शेयर पता करता हूँ, जरा पूछता हूँ। मेट्रोपॉलिसिस खोलते प्लस करूँ क्या? मेट्रोपॉलिसिस खोलते प्लस करूँ? स्टॉप लॉस टारगेट देते जाओ बस फटाफट आप। तो डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी मूव आई थी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, बट फिर भी 20 दिनों के एवरेज के ऊपर है। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली यहाँ 2055 या कल का लो अगर देखें तो करीबन 2050 ये स्टॉप लॉस पोजीशनिंग रख के लॉन्ग रहना चाहिए। आप टारगेट यहाँ पे रख सकते हो करीबन 2170 पहला टारगेट, और उसके ऊपर करीबन 2200, 2220 तक भी ये जा सकता है। प्रोड्यूसर साहब स्टैम्प करते जाना, हाँ, हर चीज़ की बाय की लगाना और लेवल्स वगैरह लिख देना। वेरी गुड। हुडको पे आ जाओ सर, हुडको खोलते प्लस करूं? हुडको खोलते प्लस करूं? जी हुडको डिम्पी जी, मैं फिलहाल अगर देखूं तो यहाँ मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ क्योंकि इसने कल 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट किया था, थोड़ा वेट करेंगे, इसको क्लोज होने दीजिए 300 के ऊपर, फिर इसको डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। एक और शेयर भी है मेरे लिस्ट में, चोला फाइनेंस। सर देखना खोलते प्लस करूं? चोला फाइनेंस खोलते प्लस करूं क्या? तो यहाँ पे डेफिनेटली डिम्पी जी बहुत नजदीक एक रेजिस्टेंस है करीबन 1470। मैं इसके ऊपर सीधा प्लस करूंगा, वो या तो इंट्राडे में है या कल है, बट मेरे लिए इसमें अहम लेवल है 1470। ये क्रॉस हो जाए स्ट्रेट बाय, स्टॉप लॉस रखेंगे करंट प्राइस 1450, 1450 और टारगेट होगा यहाँ से कम 1520 से लेके 1540। ठीक है, IEX को सर खोलते प्लस करूं क्या? IEX को खोलते प्लस करूं? जी ओवरऑल अगर हम IEX को देखें तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इसको बाय स्ट्रेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हमको रखना चाहिए जो 2 दिनों पहले गैप बनी हुई है 195, 195 के जस्ट नीचे 194, 193, और इसको कैरी कर सकते हैं। कल के वॉल्यूम इसमें बहुत स्ट्रांग है। GS, ठीक है,
GSPL भी जरा चेक करना, एक टारगेट देना IX का, एक बार भूल गए सर हम, टारगेट क्या जी, IX का? यहाँ पे मुझे IX एक रेंज ब्रेकआउट है, ये अगर कंफर्म हो जाता है तो आपका कम से कम टारगेट 220 होना चाहिए। 220 टारगेट, ठीक है, डाल दो, स्टैंप लगा दो, इसमें 220 का टारगेट है। GSPL सर खुलते प्लस करूं क्या? GSPL खुलते तो प्लस करूं? GSPL के मामले में मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रेस्ड है, मैं वेट करूंगा। भले यहाँ से रैली आए, बट ये मेरे बाइंग लेवल से काफी दूर है, तो मैं इसको अभी तो अवॉइड करना चाहूंगा। एक शेयर और भी है, चलिए छोड़ देता हूँ फिर, तो मार्केट का खुलने का समय हो गया, 30 सेकंड अभी रह गए हैं, तो हम और शेयर्स नहीं पता करते, कोशिश करेंगे कल थोड़ा और शेयर आपके लिए पता करें। इससे क्या होता है ना, छोटे समय में ज़्यादा शेयर कवर हो जाते हैं और आपको रफ आइडिया लग जाता है कि अच्छा इन शेयर्स में हो क्या रहा है। मार्केट खुलने को तैयार है, लेवल जो फ्रीज हुए मैं आपको वो बता देता हूँ। निफ्टी का जो फ्रीज लेवल है वो करीब 17 पॉइंट है, कुछ गेन नहीं है, कुछ लूज़ नहीं है। देखा जाए तो 25,000 को बचाने की आज भरकस कोशिश फिर से लगी रहेगी और 40 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक ओपन करेगा आज, 51,000 को बचाएगा पहले ये भी। दोनों में क्रैक अगर आ भी जाएं तो दोनों ही के पास 200 पॉइंट नीचे का एक सपोर्ट है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, इसका मतलब है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जो 1100 शेयर आपको 500 शेयर दिख रहे हैं, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वीक खुले थे, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन ठीक है। इसका मतलब कोई तो ठीक कर रहा है। दिखाइए जरा स्क्रीन पर मिड कैप इंडेक्स उसको ठीक कर रहे हैं, करीब 78 पॉइंट ऊपर है। अब आ जाते हैं जरा पहले 5 काउंटर्स पे। मैं आपको आज धीरे धीरे करके एक एक सारी चीज़ें रखता जाऊंगा आपको। मेरे को लगता नहीं कि जल्दबाजी में कोई फैसला आपको उठाना चाहिए, आप शांति से बैठे रहिए और मार्केट को पहले कंसोलिडेट पक्का हो जाने दीजिए, नहीं तो ये हिलाएगा डुलाएगा, आपको परेशान करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 से 6 रुपये ऊपर खुला है। डिज्नी वाली डील का भी मामला चल रहा है अभी, वो भी मार्केट के अंदर अभी पहली बार आया है, ठीक है। HDFC फ्लैट है ऑलमोस्ट, TCS आधा % नीचे है। इन्फोसिस भी दिखा दो जरा, इन्फोसिस और TCS के अंदर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना बढ़ रही है। यस, दोनों आधा % नीचे है। एक बार जरा HUL दिखाना और LNT भी दिखाना। LNT करीब 1/4% ऊपर, एक बार HUL और दिखा दो, कंजप्शन का बड़ा प्ले है। 5 और 6 शेयर्स देखने के बाद फैसला फिर से वही है कि कंसोलिडेशन वाला मार्केट आपको दिखेगा। कोई भी बड़ा प्लेयर बाजार को ना ऊपर लेके जाना चाहता है, ना ही नीचे जाने की उसकी कोई संभावना दिख रही है अभी तक तो नहीं दिख रही है। आगे के आगे फिर देखेंगे। तो 16 पॉइंट की गिरावट है, एज इट इज़ 25,000 का लेवल मेंटेन है, इसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी सिर्फ 78 पॉइंट की गिरावट है। ध्यान रखा जाए, बैंक निफ्टी की नई सीरीज शुरू हो चुकी है और निफ्टी की आज सीरीज क्लोज होगी। इस बीच आप नीचे ब्लॉक डील देखेंगे इंडिगो की, करीब 2.3 करोड़ शेयर्स ने, यानी कि 6% इक्विटी ने हाथ बदला किया है और ये एवरेज है 4760 का भाव, 4760 रुपये के भाव पे हाथ बदला हुआ है। 11,000 करोड़ रुपए का चेंज ऑफ हैंड्स है ये जो 6% इक्विटी इंडिगो की डील्स हुई है। नीचे आप देखेंगे हमने ऊपर प्राइस दिखा दिया, करीब 1.5% है। ध्यान रखिएगा, वेल्सपन की भी आज डील होनी है, वेल्सपन इंडिया की, और PB फिनटेक की भी डील होनी है। ये नीचे वाली टिकट टीम ने डाल दी है। 5.8% इक्विटी का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स, करीब 11,000 करोड़ और 4760 का रेट है। आगे बढ़ जाएं, मार्केट फिर से रेंज के अंदर ही है। आपको मैं जरा और दिखा देता हूँ टॉप गेनर कौन कौन से हैं, यानी कि बाजार को आज ऊपर या नीचे ले जाने वाले शेयर कौन कौन से। पहले निफ्टी से शुरू करेंगे, फिर हम और काउंटर्स पे आएंगे। भारतीय एयरटेल आधा % ऊपर, BPCL आधा % ऊपर, टाटा मोटर्स आधा % ऊपर, डिवी स्लैब आधा % ऊपर। ये सारे के सारे शेयर्स वही हैं जहाँ पे आधे % की बढ़त है। गिरने वाले शेयर्स कौन से? डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, हिंडाल्को 1%, TCS 1%। तो टिल्ट है, शुरुआत में थोड़ा सा नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट टिल्ट थोड़ा नेगेटिव है। वो परसेंटेज से भी दिख रहा है, वो थोड़ा बहुत बड़े शेयरों की मूवमेंट से भी दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ इंडेक्स पे दिखेगा। ओवरऑल मार्केट के अंदर रेशियो एडवांस डिक्लाइन की अभी भी उसके फेवर में चल रही है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमने आपको शेयर रखे। अब जरा मैं कुछ और शेयर्स भी आपको दिखाता हूँ। पेटीएम दिखाना, आज उसमें जब डील होनी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, सॉरी इसमें खबर थी 3% की। REC PFC का दोनों कॉम्बो दिखाओ। PFC पे एक UBS की रिपोर्ट आई है 670 के टारगेट के लिए। अगर PFC चलेगा तो REC भी चलेगा। REC ऑलरेडी चल भी रहा है, अभी 2% ऊपर है। जरा PFC भी दिखाना, 1.5% ये भी ऊपर है। ये रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, चले हुए शेयर्स पे रिपोर्ट है, दोनों का कॉम्बो आता है। रिपोर्ट एक पे आएगी, चलेंगे दोनों। आगे देखिए, पॉलिसी बाजार PB फिनटेक जिसके बारे में बात कर रहा था, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आज खुलते जिस शेयर ने हाई टेस्ट किया है वह है एल्केम लैब और भारतीय एयरटेल। इन शेयर्स ने आज का हाई टेस्ट कर दिया। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर, J&K बैंक,
ये कुछ एक बढ़िया ट्रेड है। J&K बैंक वैसे मैं बता दूं, हो सकता है कोई ना कोई एनालिस्ट आपको भी कॉल दे दे, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन एक ब्लॉक है, शेयर है, ब्रेकआउट का कैंडिडेट है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 3% ऊपर है। अब जरा हीट मैप के जरिए पूरा मार्केट समझ लीजिए, फिर मेरे दोनों सहयोगी आपको बता देंगे कि ओपनिंग में कौन कौन से सौदे पकड़ने हैं, किसको छोड़ना है। हीट मैप एक एक करके आएगा, स्पीड से प्रोड्यूसर्स आप दिखाते जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। 6-7 हीट मैप ले लेते हैं, ओवरऑल मार्केट का आइडिया लग जाएगा हमको उससे। ये निफ्टी का हीट मैप है, ऊपर क्लियर पूरी ग्रीन, नीचे की रेड है। इसमें कुछ हद तक IT कंपनीज को भी आज शुरुआत में आप देख पा रहे हैं, जैसे इन्फोसिस 0.5% नीचे आपको दिख रहा है, SCL टेक आधे से ज़्यादा थोड़ा गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों IT कंपनीज प्रॉफिट बुकिंग करा रही है। हिंडाल्को आज का टॉप लूजर्स में से एक है। इसके अलावा फार्मा का इंडेक्स आपके स्क्रीन पर आएगा। फार्मा में 50% ऑफ द स्क्रीन ग्रीन है, सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। ल्यूपिन का ब्रेकआउट है, बायोकॉन का ब्रेकआउट है, सन फार्मा का एक्सटेंशन है। ये शेयर ठीक है। ग्रेनुल्स इंडिया में कल से ही प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई थी और आज भी आपको दिख रही है। टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अब आते हैं IT पे। IT के आधे शेयर बटे हुए हैं। TCS किसी तरह से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज इन्फोसिस ने आज परसिस्टेंट भी नीचे है। और यही बात हमने मरेश भाई से भी पता करी थी कि अब उतना कंफर्ट मेरा नहीं रह गया जो पहले आज से 2-3 महीने पहले हुआ करता था। ये निफ्टी बैंक है। HDFC के पास जो बढ़त है कुछ नहीं है, सिर्फ 3-4 रुपये की बढ़त है। इसके अलावा जो आज टूट रहा है फिर से एक्सेस है, इंडसन है। कल इंडसन चला था लेकिन आज हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। और ICICI बैंक भी आज अभी तक लाल निशान में है। FMCG भी चेक कर लो, यहाँ पे डाबर, HUL जैसे शेयर्स आपको हल्की हल्की बढ़त दिखा रहे हैं और ज़्यादा तेज गिरावट है वरुण बेवरेजेस में। और ये थोड़ा वॉलेटाइल शेयर हो गया। मेरिको भी बैक टू बैक थर्ड डे है जब ये आपको लाल निशान में क्लोज करके जा रहा है। तो कुल मिला के सारे शेयर्स हैं। रियल एस्टेट का इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर, इसमें गोदरेज प्रॉपर्टी, मैक्रोटेक और प्रेस्टीज एस्टेट शेयर चल रहे हैं। और ब्रिगेड के अंदर आज 1.25% तक की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ एक हीट मैप है, स्मॉल कैप और मिड कैप आप देख रहे होंगे। यही वजह है कि देखिए आप स्मॉल कैप की कितनी स्क्रीन ग्रीन है। यही वजह है कि एडवांस डिक्लाइन खराब नहीं है, क्योंकि इंडेक्स का मैनेजमेंट हो रहा है, एडवांस डिक्लाइन मैनेज हो रहा है इसी स्मॉल कैप और मिड कैप वाली स्क्रीन से। अब यही मेरे सहयोगी आपको और नोटिस करवा रहे हैं, फिर ओपनिंग के ट्रेड भी ले रहे हैं। ठीक है, कुछ शेयर से नोटिस कराने के लिए, जिसमें कि NBCC है, कल भी चल रहा था 30 अगस्त को माफ कीजिएगा, उनके बोर्ड की बैठक है बोनस इशू पर विचार करने के लिए। हालांकि कल के हाई से अभी भी आपको NBCC थोड़ा नीचे ही दिखेगा। हालांकि 3-4% के आसपास की तेजी पर इसमें शुरुआत हुई है। KC इंटरनेशनल को ऑर्डर की खबर है 1100 करोड़ रुपए के आसपास की मिडिल ईस्ट से। ये शेयर भी आज आपको चलते हुए दिखाई देगा। पेटीएम को लेकर भी एक कह सकते हैं पॉजिटिव खबर है। ब्रोकरेजेस का भी जो व्यू है थोड़ा सा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ये शेयर भी चलता हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ और शेयरों में अंबर एंटरप्राइजेज आप देखिए 2-3% के आसपास की तेजी वहां पर दिखेगी। और हुनासा कंज्यूमर में भी आज 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा स्पाइसजेट चल रहा है। स्पाइसजेट में 4 से 5% के आसपास की आपको तेजी दिखेगी। लेकिन एक शेयर आप नोटिस में अपनी जरूर रखिएगा, वो है CDSL का। आज लगातार चौथे दिन CDSL के शेयर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं और नीचे आ रहा है ये शेयर। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, मतलब बड़े एक्शन का अभाव है। अगर हम मिड कैप में, स्मॉल कैप के बास्केट में भी देखेंगे ना, तो वो तोड़फोड़ वाला एक्शन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हाँ, ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर थोड़ी ठीक है, क्योंकि ज्यादातर शेयर आपको NSE पर चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन FNO के भी जो शेयर है मिड कैप में, वहां पर हम देख रहे हैं कि 2-2.5% से ज्यादा की मजबूती हम नहीं देख रहे। सबसे ज्यादा जो चढ़ाने वाला शेयर है वो है REC का, वहां पर है 2.5% की तेजी। बाजार है सुस्त छोटे से रेंज में। निफ्टी बैंक ग्रीन में टिकने की कोशिश कर रहा है 51,150 के आसपास। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आपके लिए ओपनिंग के बढ़िया सौदे कौन से बन रहे हैं। तो चलिए अपने एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ किरण, अवनी और मयूरेश मौजूद हैं और प्रशांत भी है हमारे साथ। और किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए, और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स कहाँ पे हैं? सो ओवरऑल मार्केट एक रेंज के अंदर ही है, जैसे निम्मी जी ने बताया। तो स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना चाहिए। ओवरऑल एक नेगेटिव मोमेंटम या तो ओपनिंग हुई है टाइटन के ऊपर। अगर आप टाइटन देखोगे तो वहां पे एक बेरिश एंगल्फिंग एनालिसिस पैटर्न बनी है। ओवरबॉट जोन से स्टॉक कहीं ना कहीं न्यूट्रल जोन के अंदर आ रहा है और लास्ट 2 दिन से कंटिन्यू ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर है। तो हमारे हिसाब से टाइटन में एक बार यहाँ पे शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं हम। 3520 3530 के आसपास चल रहा है स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस से आप शॉर्ट कीजिए। ऊपर में 3550 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर ये ऊपर 3550 के ऊपर नहीं जाता है टाइटन, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि नीचे में हम 3480 3490 तक के लेवल्स देख सकते हैं।
तो टाइटन हम यहाँ पे शॉर्ट की रिकमेंडेशन दे रहे हैं एज अ ओपनिंग ट्रेड, और 3550 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो ओपनिंग ट्रेड्स में टाइटन में यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह है। देखिए अब जिस तरीके का मार्केट सेटअप हो गया है, दोनों ही साइड के मौके आपको मिलेंगे, क्योंकि सुबह भी हम देख रहे थे कि आयुष की तरफ से एक बाय और एक सेल था, और अब कुछ सेल कॉल्स आना शुरू भी हो गई हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। टाइटन यहाँ पे आप मौजूदा स्तरों पे बिकवाली कर सकते हैं। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पे, और मैं देख भी पा रही हूँ हमेशा ये स्टॉक कहीं ना कहीं 3600 के आसपास जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये थर्ड स्ट्रेट डे है जहां पे थोड़ा सा प्रेशर हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। पर अवनी, अब आपसे समझना चाहेंगे आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे हैं? जी मेरा ट्रेड रहेगा हीरो मोटोकॉर्प में। तो हीरो मोटोकॉर्प में अभी करंट भाव पे आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे 5250 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर 5480 का टारगेट रहेगा। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक एक करके जितने भी टू व्हीलर OEMs हैं और साथ ही जो लेगेसी प्लेयर्स हैं उनमें एक अच्छा ट्रैक्शन है। कल ही हमने देखा था बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पे आता हुआ दिखा था 10,600 पे। TVS मोटर्स में लगातार मोमेंटम है, और अब शायद बारी है हीरो मोटोकॉर्प की। 5450 के टारगेट्स, 5250 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। प्रशांत, अब आपसे समझना चाहेंगे, कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए, साथ ही आपके ओपनिंग के सौदे कहाँ पे हैं? जी, यहाँ पे सृष्टि बेस्ड ऑन द ओपनिंग मुझे लग रहा है कि बिरला सॉफ्ट में एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और तीनों दिनों से प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 665 के नीचे 664 663 आप कंफर्टेबली रख सकते हैं। आपका टारगेट जो होगा वो होना चाहिए कम से कम 700 टारगेट 1, और उसके ऊपर मुझे लग रहा है 710 715 ये लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओके, तो बिरला सॉफ्ट फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से एक एक ही कॉल्स आ रही हैं। आमतौर पे 2 कॉल्स तो कहीं ना कहीं रहती हैं, तो थोड़ा सा स्टॉक्स सिलेक्शन जो है यहाँ पे नैरो हो चुका है, और साथ ही इंडेक्स जिस तरीके से रेंज बाउंड है वैसे में आप स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और साथ ही उसमें भी आपको सिलेक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है। पर इस बीच फार्मा काउंटर्स जो हैं तेज़ी पकड़ रहे हैं। सुबह आपको याद होगा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने सिप्ला को रिकमेंड किया था। अवनी की कॉल थी, एंड अवनी आपको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देना चाहेंगे, क्योंकि अब सिप्ला जो है वो टॉप गेनर बनता हुआ दिखा है। 1% की तेज़ी यहाँ पे है। इसी के साथ अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, ये जो हैं टॉप लीड्स ले रहे हैं निफ्टी 50 में फिलहाल। पर मयूरेश, आज टेलीकॉम स्पेस भी पूरा बज़ में है। हमने वोडाफोन आइडिया के बारे में चर्चा तो की ही, 2% की वहाँ पे तेज़ी है। कल है हियरिंग, पर मयूरेश इसका एक बेनिफिशियरी अब इंडस टावर्स को भी बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे भारतीय एयरटेल का स्टेक अब बढ़ चुका है, शायद उनकी सब्सिडी भी जल्द बन जाए। पर इंडस टावर्स पे क्या टेक है मयूरेश आपको, और साथ ही वोडाफोन आइडिया के लिए अगर आपके कोई टारगेट्स हैं तो वो भी बताइए। तो सृष्टि, इंडस टावर्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। जो हम EPS RS रेटिंग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखते हैं, काफी कुछ पैरामीटर्स कैंसिल उनके मीट होता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो वोडाफोन की सस्टेनेबिलिटी है, इससे जो ओवरऑल टेनेंसी रेशियोज है इसमें एक इजाफा देखने मिल जाएगा। दूसरा, आई थिंक जो प्राइसिंग रियलाइजेशंस है वहां पे स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। तीसरा, आई थिंक जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोर टावर्स नीडेड ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years फ्रॉम अ टेलीकॉम स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव इज वेल, यानी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट केपेक्स दोनों आ सकता है, काफी सब्सटेंशियल हो सकता है, और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल डिमांड रहेगी ये भी काफी स्ट्रांग हो सकती है, विच कैन लीड टू बेटर नंबर्स। अगर ये सारी चीजें प्ले आउट होती है जैसे हो रही है इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर, एक स्टेबिलिटी जो दिख रही है और एक इंक्रीज अर्निंग मोमेंटम दिख सकता है, तो कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, और जो लेवरेज बन चुका है बैलेंस शीट के ऊपर इंडस टावर्स का, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट कमिंग ऑफ क्वाइट स्टेडीली, जो रिटर्न रेशियोज को सपोर्ट करेगा। तो बेस्ड ऑन दिस रैशनल हमें लगता है आई थिंक इंडस टावर्स का जो अर्निंग्स पोटेंशियल है यहाँ से और भी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, तो हम इस स्टॉक पे ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। जहाँ तक वोडाफोन आइडिया का सवाल रहा है, जो क्यूरेटिव पिटिशन है, व्हाट कम्स आउट ऑफ इट एक ट्रिगर बन सकता है स्टॉक के लिए। अगर पॉजिटिव रहा तो ऑब्वियसली द स्टॉक इज गोइंग टू मूव हायर, और जो स्ट्रेस है बैलेंस शीट के ऊपर ये अच्छी खासी कम हो जाएगी। बट ओवरऑल अगर आप 2 डायनेमिक्स देखें, एक आई थिंक जो ओवरऑल डेट वोडाफोन आइडिया के बुक्स पे है इज वेरी वेरी ह्यूज, आई थिंक काफी सब्सटेंशियल डेट है विद द टैरिफ इंक्रीजेस दैट मोस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव डन। इससे थोड़ा एक लीवे मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ डेट, थोड़े कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, बट सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट बैलेंस शीट के ऊपर काफी समय लगेगा। तो अगर किसी को स्ट्रीट पे लग रहा है
कि ये 1-2-3 तिमाहियों में शायद एक टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी बैलेंस शीट के हिसाब से, इट इज स्टिल गोइंग टू टेक टाइम। दूसरा ये भी समझे कि इनके पास लेगेसी नेटवर्क्स है 2G के, तो अच्छा खासा केपिक्स भी लगने वाला है टू कॉम्पीट विद पीयर्स हु हैव गॉन फार अहेड। पीयर्स तो 5G लगाने की सोच रहे हैं और इसके लिए आई थिंक केपिक्स रिक्वायरमेंट्स काफी यूज होने वाली है। तो ये कैसे रेस करने वाले कैपिटल, बैलेंस शीट पे एडिशनल स्ट्रेस कहाँ से आने वाला है, ये सारी चीजें देखना भी बहुत लाजमी होगा। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड दिस स्टॉक आफ्टर द सब्सटेंशियल मूव दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, जो काफी कुछ पेंसिल इन कर रहा है पॉजिटिव्स, कि यहाँ से अभी ट्रेडिंग मूव्स देखे जा सकते हैं। कल के वर्डिक्ट के ऊपर वापस पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंटल मूव स्टॉक के ऊपर आ सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव अगर स्ट्रेस कम होता है बैलेंस शीट के ऊपर। बट सब्सटेंशियल री रेटिंग के चांसेस ये लेवल से आई थिंक काफी कम दिखता हूँ मैं। I'll stick around with Bharti और Reliance, जिनके पास ये बिल्कुल होता है। महेश भाई आपने अच्छे से बात कर दी। महेश भाई एक चीज़ की मिसिंग है, आपको पता है क्या मिस हो रहा है? मैं कब से आपको सुन रहा था, मेरे को लगा अभी वो कुछ होगा, अभी कुछ होगा। आपको ध्यान है वो क्या मैं मिस कर रहा हूँ? मैं नहीं सुनाई नहीं दिया दीपी जी। अच्छा चलो मैं बताता हूँ सर, मैं ना थोड़ा मिस कर रहा था जब आप बोल रहे थे। जब आप बोलते ना इस समय आपके ना एक बार डोरबेल बजती है ज़रूर, वो अभी तक नहीं बजी है, तो मैं वही मिस कर रहा था। मैं कहा अब तो 9:30 भी हो गए, 9:30 हो गए। माफ़ कीजिए इसको, अन्यथा मत लीजिएगा। ये सिर्फ मैं मजाक की बात बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है बहुत सारे मैटर हमारा सीरियस हो जाता है, इसको थोड़ा डाउन करने के लिए। वो डोरबेल बजी सर, बजी थी। नहीं दीपी जी, मैं ही बोलता हूँ किसी को बजाने के लिए, तो फिर समय हो गया है लॉग ऑफ करने का। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, ये आपने अच्छा हिंट कर दिया सर। ठीक है, बढ़िया है। तो सर आप अगर इजाज़त लेना चाहें तो बिल्कुल आप इजाज़त ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और स्टॉक्स ज़रा पता कर लेते हैं और ज़रा हम आइडिया ले लेते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स में भी क्या पोजीशनिंग है। पहले ज़रा निफ्टी बैंक निफ्टी वापस से दिखाओ। देखो ज़्यादा नीचे खुले नहीं, ऊपर आए फिर से रेड हो गए। बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे खुले नहीं, फिर से ऊपर आए, फिर से 31 पॉइंट रह गए। ये ऐसे ही करेगा। आपको कहीं फील हो रहा है कि हम डेरिवेटिव एक्सपायरी के अंदर चल रहे हैं? कहीं फील हो रहा है आपको? कल कहीं बैंक निफ्टी ने आपको फील करवाया? एक दो बार जो झटका बस बीच बीच में दिया सो दिया, वो भी बहुत छोटा सा था। आज तो मेरे को वो भी मिस लग रहा है। तो आज हम टाइट रेंज के अंदर फिर से फंसे हुए हैं। जब तक 25,000 को बचा के रखेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट 24,800 तक बचा के रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 25,200 को पार नहीं करेंगे, एग्रेशन मार्केट के अंदर आएगा नहीं, बीच में फंसे हुए। छोटा सा डिप मिले प्लस करना, ऊपर जाओ थोड़ा सा हल्का कर लेना, बस यही काम आपका है। सेम विद बैंक निफ्टी 51,200 के ऊपर आ गया है, अच्छी बात है। 51,000 को बचा भी रहा है। अब आप चाहो तो 51,000 के स्टॉप लॉसेस लगा के एक राउंड की तेज़ी बैंक निफ्टी पे भी कर सकते हो, बट हल्के हाथ से करना है। कंफर्ट आपका दो तरीके से आता है, या तो लेवल्स को ब्रेक करके आए या तो लेवल के पास होके आए, सपोर्ट करके आए। सपोर्ट पे आ नहीं रहा तो ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करते समय आप उसका बेनिफिट ले लो। बस छोटा छोटा काम करना। HDFC 6 रुपये ऊपर, रिलायंस 3 रुपये नीचे, तो ये ऐसे ही चलेगा। आज के जो मार्केट के टॉप कंटेंडर हैं या जो मैं बोलूँगा मार्केट को हेल्प कर रहे हैं कम से कम इंडेक्स मैनेजमेंट में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो है HDFC बैंक, करीब 10 पॉइंट का गेन दे रहा है निफ्टी को। हाँ, बैंक निफ्टी को तो ज़्यादा दे रहा है। बैंक निफ्टी को जो गेन दे रहा है वो 73 पॉइंट्स का दे रहा है। तो HDFC बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बजाज ऑटो है और काफ़ी हद तक सन फार्मा भी है, जो धीरे धीरे करके बाजार की हेल्प कर रहे हैं। हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल आज हेल्प करने के मूड में नहीं है। ये कुछ मार्केट के बड़े शेयर्स हैं। बैंक निफ्टी के बता देता हूँ, आउट ऑफ 12 शेयर 7 शेयर इस समय नेगेटिव हैं, 5 शेयर पॉजिटिव हैं। एंड आउट ऑफ निफ्टी के 50 शेयर में से 25 पॉजिटिव हैं, 25 नेगेटिव हैं। एक और रेशो भी आपको दिखाता हूँ, आप भी देखेंगे। आपको भी कई बार लगता है कि देखिए कंसोलिडेशन कितने अच्छे से टाइट होके होता है, ये उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज का दिन हो सकता है। दिखाना है एक बार जरा आप एडवांस डिक्लाइन की रेशो, जिसमें F&O के शेयर्स भी होते हैं, बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स भी होते हैं। आप देखेंगे इसमें 66 करीब 66 शेयर और 110 शेयर आपको दिख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन के अंदर। एडवांसेस ज़्यादा नहीं है, डिक्लाइंस हैं, लेकिन जैसे आप NSE के और BSE का डाटा देखेंगे, यहाँ पे एडवांसेस ज़्यादा हैं, डिक्लाइंस कम है। तो इसी को कहते हैं कंसोलिडेशन, टाइट रेंज। इसी को कहते हैं कि भाई पॉजिटिव बायसनेस के बीच में रेंज में बना रहेगा। इसमें ऑप्शंस वालों को एक काम करना है, ऑप्शंस वालों को भाई या तो आप काम ही मत करो, या तो आप
बहुत ही प्रोफेशनल हो तब काम करो। ये लेके मैं छोड़ दूं और मेरे पैसे बन जाएंगे, वो नहीं होगा सर। और जब तक ब्रेकआउट्स नहीं होंगे नहीं होगा, जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा पुट्स वालों के पैसे नहीं बनेंगे। फालतू में अपने पैसे गवाइएगा नहीं, एक्सपायरी पे आर्टिफिशियल होता है और बहुत सारे एल्गो ट्रेड्स लगे होते हैं, कहीं आपके पैसे ना चले जाएं, बहुत दुख होगा मेरे को अगर आपके पैसे जाएंगे तो इसलिए थोड़ा शांति से आराम से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब जरा मैं अपनी शीट खोलता हूँ डेरिवेटिव्स की, जहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, उसमें से जरा आइडिया लेते हैं। किरण सर, ये REC PFC चली है, PFC REC पे रिपोर्ट भी आई है, दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, या दोनों में से थोड़ा थोड़ा माल ले लें आज? सो REC हमें काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल अगर REC की हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर, एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ओवरऑल हमने देखा था कि 640 के आसपास मल्टीपल हाई बनने के बाद काउंटर में एक प्रॉफिट बुकिंग आया था। वो प्रॉफिट बुकिंग में कहीं ना कहीं 560 550 तक काउंटर आया। 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया, वहां से वापस स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में। और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो क्लियर कट आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखेगा, जिसका ब्रेकआउट 660 के आसपास है। बेस्ड ऑन अगर हम देखेंगे 606 के आसपास का ब्रेकआउट, तो वहां से 50 रुपए के आसपास का टारगेट बनता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 650 655 काइंड ऑफ अ टारगेट। और जैसे ही 650 के ऊपर जाएगा, उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी कंसीडर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से REC लुक्स प्रेफरेबल एट करंट मार्केट प्राइस। और कोई भी डिप आता है 620 तक का, तो वहां पे भी हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 610 का मेंटेन कीजिए, और ऊपर में हम कहीं ना कहीं 680 690 आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, बट थोड़ा लंबे समय का कॉल है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से REC में लॉन्ग करना चाहिए। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार जरा हम ऑन से फटाफट से ट्रेड समझ लेते हैं। प्रशांत जी जरा चेक करना, शेलेट होटल के नाम से एक कंपनी है, C से आएगा उसकी स्पेलिंग, CHALET होटल्स आप लिखेगा तो आएंगे। 800 850 का शेयर है। इस शेयर के अंदर बज़ है आज काफ़ी, जरा वॉल्यूम वगैरह भी ठीक है, जरा चेक करना। 1 लाख से ज़रा वॉल्यूम आ चुका ओपनिंग में ही। तो डिम्पी जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कंफर्टेबली आप 820 के नीचे 815 आइडियल स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हो। और आपका जो टारगेट वन होगा वो कंसोलिडेशन जोन की जो ऊपरी लेवल है 875 880 ये होना चाहिए। फिलहाल वहां पे मेरे हिसाब से मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो तब हम नेक्स्ट पोजीशन के लिए डेफिनेटली एक अलग नजरिया बना सकते हैं। डन। इस बीच एक दो शेयर मेरे को और पता करने हैं। वैसे मैं ऑटो एंसलरीज में जाना नहीं चाहता, लेकिन यूनो मिंडो मेरे को थोड़ा वॉल्यूम वगैरह के हिसाब से थोड़ा ठीक दिख रहा है। एक बार लगाना यूनो मिंडो, UNO मिंडो, MIND मिंडा के नाम से होगा। एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए, ये वाला 9 रुपये ऊपर है। प्रशांत जी वापस से आपको चेक करना है। जी डिम्पी जी, ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ फिलहाल इस लेवल पे जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो 1100 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करे। मैं फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के करीब हैं, तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा। करोगे लगा देते हैं सर स्टैंप अवॉइड की। इसके अलावा एक और शेयर है सर, जरा चेक करना है, NLC इंडिया। आज एक खबर भी थी, अभी खबर में कोई याद नहीं आ रही क्या थी। NLC इंडिया भी जरा चेक करना सर, NLC इंडिया। तो डिम्पी जी, यहाँ पे मेरी स्ट्रेट मुनाफा वसूली की राय होगी, यहाँ पे प्रॉफिट बांध लीजिए। और ये एक बार 290 के ऊपर क्लोज हो तो आप फ्रेश बाय के लिए व्यू बना सकते हो। फिलहाल करंट लेवल पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक अच्छा लेवल है। मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, इंडिया विक्स तक रेंज के अंदर। आप सोच सकते हैं इंडिया विक्स पे पिछले 5 दिनों से यही 1350 1350 के एवरेज से चल रहा है। अभी 1399 चल रहा है, 0.22% की बढ़त, पॉइंट्स में 0.4% की बढ़त। क्या है इंडेक्स, कितना डल मार्केट है, आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप ये बात देखिए, जितना रिलायंस ऊपर है, जितना रिलायंस नीचे है, उतना ही HDFC ऊपर है, 6 रुपये का। इंडिया विक्स बिल्कुल फ्लैट, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। अब ढूंढना भारी है शेयर्स का। और आपको जैसे अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी उस तरह के ताबड़तोड़ तेज़ी वाले शेयर्स नहीं दिख रहे। मैंने वो शीट भी खोली है अपनी, अब मेरे को तो आज डेरिवेटिव्स में दिख ही नहीं रहा था, बट जब मैंने वो शीट भी देखी, मेरे को भी वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट वाला शेयर नहीं दिखा। आपको बताऊँ, जो बढ़ने वाले शेयरों में से एक कॉनकॉर्ड बायोटेक के नाम से एक जुड़ी हुई कंपनी है, जरा दिखाना, 1800 रुपये की होगी कॉनकॉर्ड बायोटेक, वो 9% ऊपर है। ठीक, दूसरी कंपनी एरिस लाइफ साइंसेज है, वो 4% ऊपर है। ठीक, एक विजय डायग्नोस्टिक है जो करीब 2 से 2.5% ऊपर होगा। ठीक, तो यही शेयर्स मेरे को दिख रहे हैं डिफेंसिव में भी।
इसमें कोई भी ऐसा शेयर मेरे को बड़ा शेयर नहीं दिख रहा जो मेरे को लगे कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग प्ले है। चलो एक शेयर मैं पता कर लेता हूँ, एक मिनट जस्ट मेरे को उसको ज़रा चेक करना पड़ेगा। रामकृष्ण फोर्जिंग, एक बार ज़रा 978 वाला शेयर होगा रामकृष्ण फोर्जिंग, एक बार लेके आना। किरण सर चेक करना। प्रशांत जी 960, वैसे मेरे हिसाब से डेली पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, मैं पास कर दूं इसको? मेरे को एवरेज RSI वगैरह सब कुछ ठीक दिख रहा है। प्रशांत जी आवाज़ आ रही है आपको? एक बार चेक करना। रामकृष्ण फोर्जिंग, RK फोर्जिंग डालोगे तब आ जाएगा उसका नाम। उनसे बात नहीं हो पा रही है। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, आपको अपने शौक के बारे में याद दिला देते हैं और एक फिर ऑप्शंस का ट्रेड भी हमारे लिए तैयार हो रहा है। इन बिटवीन आपको जब तक कुछ और शेयर्स भी नोटिस करवा दूंगा। हमारा 12:30 बजे एक शो है जो कि हम SME के ऊपर कर रहे हैं, सावधान रहिएगा। SME के अंदर बहुत झोलझाल चल रहा है और इसको लेकर ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा पॉइंट नहीं है, ये सेबी का पॉइंट है, जो इस देश की सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है जो रेगुलेट कर रही है सब चीज़ों को। सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके ये बताया कि भाई इन्वेस्टर आप सावधान हो जाओ। हमारी अपनी स्टडी ये कहती है कि कई गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिसकी वजह से इन शेयर्स के अंदर पैसा लगाना नुकसानदेह हो सकता है, तो इससे आपको सावधान रहना है। 12:30 बजे सेबी का मामला। उसके बाद एक्सचेंजेस ने कहा है, NSE ने एक रेगुलेट फ्रेमवर्क जारी किया कि भाई फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वो कम से कम 3 साल में 2 बार आपको पॉजिटिव लेके आना पड़ेगा। पहले कैश तो दिखाओ बुक्स में कितना है, पता लगे आपके पास कैश ही नहीं और आप आगे हो फंड रेज करने के लिए, बाद में फंड रेज किया, प्राइस ऊपर गए, आपने ऑफलोड किया, बाहर चले गए, आप तो फ्री हो गए पैसा रेज करके, लेकिन फंस कौन गया? एक आम इन्वेस्टर, वो तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो 12:30 बजे आप हमारी खास पेशकश देखिएगा। इसको लेकर हम गहन रिसर्च भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें हम अपने रिसर्च टीम को भी जोड़ेंगे ताकि 12:30 बजे पूरा इसका एक अच्छा सा एनालिसिस करके हम आपके सामने रखें। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि अगर आप SME IPOs के बारे में सोच रहे हैं तो पहले तो सोचना बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, और दूसरा इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा। आपका ड्यू डिलिजेंस खुद से बढ़ जाएगा, आपको चेक करना पड़ जाएगा। एक एग्जांपल जैसे मैंने सुबह दिया था, 2 फ्रेंचाइजी है, 2 सिर्फ दुकानें, 8 एम्प्लॉय थे, 12 करोड़ रुपया रेस करने के लिए आए, 2000 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर बिडिंग लग गई। सोच सकते हैं 2000 करोड़ किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर जब इस तरह के आंकड़े और भी मैं आपको फैक्चुअल डाटा दूंगा 12:30 बजे, हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। खैर मैं आपको बता देता हूँ फिर से कुछ और शेयर्स। प्रशांत जी जरा चेक करना RK फोर्जिंग। तो डिम्पी जी, अगर हम RK फोर्स को देखें तो हम एक मिला सर? रेजिस्टेंस पे हैं जो करीबन 970 975 पे है। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करने के लिए सही लेवल, या तो ट्रेल कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 950 पे, बट फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लेवल, क्योंकि हम बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं। ठीक है, रामकृष्ण फोर्जिंग को लेकर ये व्यू। अच्छा, हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हैं, हमारे एक और एक्सपर्ट हैं। लक्ष्मी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक बार आप CDSL पर व्यू दीजिए। हम देख रहे हैं कि कमजोरी थोड़ी सी और बढ़ रही है, जहां पर खुला शेयर थोड़ा सा और नीचे आया है और आज लगातार ये तीसरा चौथा सत्र है जब ये शेयर गिर रहा है। CDSL 1400-1500 रुपए के नीचे आकर ये कारोबार कर रहा है। कितना गिरेगा शेयर अभी ये? इसने एक हाई बनाया था 1615 के आसपास, एंड देन उसके बाद ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 1400 के लेवल्स को टच कर सकता है, और अगर उसके नीचे अगर कोई डिसाइसिवली क्लोज मिलता है तो वहाँ से स्टॉक के 1350 के लेवल्स को भी वहाँ तक फिसल सकता है। जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 1520 के, और जब तक ये स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करता है तब तक संभावनाएं बनी रहेंगी कि जो इसके लोअर लेवल से 1400 देन 1350 वहां तक स्टॉक आ सकता है। ठीक है, CDSL को लेकर ये व्यू। IFCI में कल हमने बड़ी तेजी देखी और आज उस मोमेंटम को ये शेयर कंटिन्यू कर रहा है। प्रशांत जी आप जरा एक बार चेक करेंगे, हालांकि ऊपरी स्तरों से ये शेयर नीचे आया हुआ है, 90 रुपए के ऊपर के हमने भाव देखे थे इसमें। जी सॉरी अभिषेक जी, आप कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? IFCI। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही।
IFCI IFCI जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियरली आप एक रेजिस्टेंस के करीब, एक गैप के करीब जा रहे हो और ये गैप करीबन 83 तक है, तो मैं नए लॉन्ग्स रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास एक्जिस्टिंग लॉन्ग्स है, तो आप सिर्फ 77 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। टारगेट आप पुल बैक टारगेट 83 का मान सकते हैं। ठीक है, 79 रुपये 36 पैसे का भाव है। 83 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। 3.5% के आसपास की तेजी है। एक आपको ऑप्शन का बढ़िया वाला ट्रेड बता देते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करें अभी, स्टॉक है या फिर इंडेक्स? जी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, सारे दर्शकों को। आज हम रेकमेंड करना चाहते हैं ऑप्शंस के चैंपियन में, वो है दीपक नाइट्रेट। सितंबर सीरीज की आपको 3000 कॉल ऑप्शन बाई करनी है और यहाँ पे बाई करने का रेंज है 59, 61, इस रेंज में हम बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएंगे 45 का। पहला टारगेट करीबन आपका 75 के रहेगा, दूसरा टारगेट उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हायर साइड मुझे लगता है 90 प्लस भी एक बार टेस्ट कर सकता है। स्टॉक आज जो है कैश के लेवल पे हम देख सकते हैं कि एक 10-20 EMA के हर्डल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक डिसेंट रोल ओवर्स भी हो रहा है। सो अगर दीपक नाइट्रेट यहाँ पे मानिए कि कैश के लेवल में 2910 लेवल्स को क्रॉस कर पाता है तो एक अच्छा आउटलुक बन रहा है पॉजिटिव कि वो सितंबर सीरीज में 2960 3000 लेवल्स को तुरंत टेस्ट कर सकता है। अगर 3000 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो एक एक्सटेंडेड टारगेट आपका बनेगा टुवर्ड्स 30, 40, 30, 50। ये सितंबर सीरीज की प्ले है, इसीलिए यहाँ पे आप 3000 कॉल ऑप्शन को ही सेफ बेट मान के कर सकते हैं। लॉट साइज यहाँ पे इसका छोटा है, 300 का करीबन लॉट साइज है। सो मैक्सिमम रिस्क आपका स्टॉप लॉस के अनुसार कहीं 4750 के रुपए रहेगा और मैक्सिमम टारगेट अगर हिट हो जाता है 90 तो वहां पे आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड एज पर दैट हाईएस्ट टारगेट करीबन 13500 के पास रहेगा। ठीक है, दीपक नाइट्राइट 3000 वाली कॉल खरीदनी है आपको 59 से 61 रुपए के बीच में और लक्ष्य हो गया 75 से 90 रुपए। स्टॉप लॉस 45 रुपए का आपको लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 13,500, अधिकतम नुकसान होगा 4,500 रुपए का। और फिलहाल ये शेयर देखिए करीब करीब आधे % के आसपास के गेंस के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। बढ़िया है। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुछ और शेयरों का जरा रुख करते हैं। अच्छा, एक शेयर जरा आप लेकर आइए, वो है एरिस लाइफ का। करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। एरिस लाइफ आप जरा प्रशांत जी चेक करके बताइए क्या करें, ट्रेड करने का इसमें मौका है या फिर छोड़ दें इसको? तो यहाँ पे अभिषेक जी अगर हम एरिस लाइफ में देखें तो मुझे लग रहा है ओवरऑल हम एक बहुत स्ट्रेच जोन में है, करीबन 1375 के आसपास। यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स बने रहिए। बाकी इसको चेस करने में मुझे कोई मतलब इस लेवल पे नजर नहीं आता, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगा। छोड़ दीजिए। निफ्टी के दो जो गेनर्स हैं आज के, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, ये दो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर हैं। इस पर भी राय चाहिए क्योंकि दोनों में हम देख रहे हैं कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट आया है। बजाज ऑटो आज इसने नया हाई भी बनाया है अपना और फिर से लगातार ये शेयर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। आज जो हाई है वो है 10,825 रुपए का। कल भी हमने ये सवाल पूछा था कि क्या बजाज ऑटो अभी और चलेगा, क्योंकि अगर 1% भी चलता है तो ये 100 रुपए चल जाता है। बजाज ऑटो को लेकर आप जरा व्यू दीजिए लक्ष्मी जी, कहां तक जाता हुआ आपको शेयर दिख रहा है और क्या फ्रेश ट्रेड लेना है या फिर जिनके पास है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहे? मुझे लगता है करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल तो नहीं रहेंगे, बट आने वाले समय में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है बजाज ऑटो में। ये यहाँ से स्ट्रेच हो सकता है 10,900 से लेकर 11,000 के जोन के आसपास। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 11,600 के भी टारगेट्स बन रहे हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए। अराउंड 10,200 से लेकर 10,000 का जोन आ रहा है जहां पर हम इसमें एक बाइंग देख सकते हैं। अगर वो डिप पर हमें आता है और अगर उन्होंने किसी ने इसे पहले से बाय करके रखा हुआ है तो स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए चलें। और यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो आ रहा है 10,330 का।
बजाज ऑटो पर व्यू। बजाज फिनसर्व क्या करें आप ही बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करीब करीब 200 रुपए की एक तरफा मूव है। 15 अगस्त के बाद से ये शेयर चला है और अब 52 हफ्ते की ऊंचाई पर आकर कारोबार कर रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ वाला ट्रिगर है, 7,000 करोड़ रुपए की आईपीओ लाने की खबर है उसकी। तो आप अब बजाज फिनसर्व की बात कर रहे हैं? जी बजाज फिनसर्व। हाँ जी इसने अभी रिसेंटली एक अपसाइड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है 1740 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में तेजी बनी रहेगी और यहाँ से स्टॉक में जो अपसाइड का जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1830 से लेकर 1850 का, और जो सपोर्ट है वो नजर आ रहा है अराउंड 1700 का। तो मुझे लगता है 1700 के स्टॉप लॉस के साथ हम 1830 1850 जोन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बजाज फिनसर्व में। खैर इस बीच में आपको फिर से वापस लिए चलता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। निफ्टी धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी गेन कर रहा है, 36 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं हम। 62 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो थोड़ी देर पहले तक लाल निशान में था अब हरे निशान में है। काफ़ी हद तक क्रेडिट इसको भी जा सकता है कि अभी बाजार को ड्रैग नहीं कर रहा। दिखाना एक बार जरा स्क्रीन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा कुछ और बड़े शेयर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, HDFC थोड़ी हेल्प कर रहा है, यूनिलीवर है, ICICI बैंक है, ये कुछ एक बड़े शेयर और हैं जो मार्केट के अंदर हेल्प कर रहे हैं। रेशियो में कुछ ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ है, अभी भी 27 और 23 शेयर ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट हाँ छोटा मोटा दिक्कत वैसे ही आपको नहीं दिखेगी। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन वापस से दिखाओ आप, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसमें फ्यूचर्स वाले शेयर्स भी होते हैं। अब आपके लॉन्ग वाले शेयर्स थोड़े बढ़ गए हैं। थोड़ी देर पहले आपको जब मैंने दिखाया था तब आपके लॉन्ग वाले शेयर्स थोड़े कम थे, ठीक है, डिक्लाइंस थोड़े ज़्यादा थे। NSE BSE ठीक था, लेकिन अब आप एडवांसेस चेक करोगे ना तो फ्यूचर्स के शेयर भी 93 हो गए हैं। तो थोड़ी सी तस्वीर बदली है, थोड़ा सा शिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव हुए हैं हम, ये चीज़ है। इसलिए हमारी टिकर टीम ने बहुत ही होशियारी के साथ देखो नीचे डाल भी दिया है कि रिकवरी कितने पॉइंट्स की है आज के लो से। तो आज का जो लो लगा हुआ है उससे रिकवरी करीब 76 पॉइंट की है, और अभी आप बैंक निफ्टी का लो देखेंगे तो करीब 200 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से आपको देखने को मिल रही है। इट्स अ गुड साइन। टिकर टीम ने बहुत अच्छा काम किया, आपको ये नोटिस भी करवा दी बैक टू बैक कि देखिए रिकवरी कितनी अच्छी सी मिल रही है आपको। अब मैं जरा आपको एक दो चीज़ें और नोटिस करवाता हूँ मार्केट के अंदर। जरा लॉन्ग शीट लेके आना मेरी वाली, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शेयर्स पकड़ के। कैनफिन होम्स एक बार लेके आना जरा, कैनफिन होम्स। प्रशांत जी जरा चेक करना कैनफिन होम्स। डीपी जी यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेकआउट है और हम थोड़ा रेजिस्टेंस के नजदीक है जो 900 का है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियर कट स्टॉप लॉस रखिए 880 885 के जोन में। 882 इज ओके, 882 यहाँ से आपका टारगेट 1 होना चाहिए, जो स्विंग हाई था 935, बट मुझे लग रहा है इस बार अगर ये क्रॉस हो तो आप 950 के लेवल भी देख सकते हैं। मैं जरा ना 5 मिनट के लिए सर आपसे ना स्पीड से क्वेश्चन पूछूंगा प्रशांत जी। प्रोड्यूसर साहब आप बिल्कुल तैयार रहिएगा और हम जरा करेंगे फिर एक स्टॉक एक्सप्रेस को वापस से शुरू, क्योंकि थोड़ा मार्केट के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं तो स्पीड से शेयर पकड़े जाएं। 10-10 पे हमारे साथ दिनशो ईरानी भी होंगे, उनका भी आप सुनिएगा ज़रूर, उनका भी आनंद लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छे से इंटेलिजेंस तरीके से आपको बताते हैं। 12:30 बजे हमारी खास पेशकश है SME को लेकर है, वो भी एक बार दिखा दीजिए वापस से। SME में हम आपको लगातार सावधान कर रहे हैं, कुछ फैक्चुअल डाटा भी आपके सामने रखेंगे। अब जरा मैं दर्शकों के सवाल स्पीड से ले रहा हूं और जो उन्होंने हमको भेजे हुए हैं। JK बैंक सर जरा चेक करना, विकास जी का सवाल है। JK बैंक जल्दी जल्दी बताते जाओ सर। प्रशांत जी। तो डीबी JNK बैंक अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है, हम ऑलमोस्ट 110-11 पे चल रहे हैं, बट मुझे कोई खास स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है आपका स्टॉप लॉस होगा 107 108। प्रदनेश हैं, उन्होंने पूछा IEX को प्लस करूं या फिर बेच दूं IEX को। एक रेजिस्टेंस के करीब हो, अगर आपने निचले लेवल से बाय किया है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप 195 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दो और बने रहो। मुझे लग रहा है ओवरऑल पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट बुकिंग से अच्छा अगर प्राइस आपको इंडिकेशन दे तो बुक कर लीजिए, तो ट्रेल करना एक बेहतर तरीका हो।
एनबीसीसी बताना सर, एनबीसीसी। तो एनबीसीसी में अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल से बिकवाली आ रही है, कल भी आई है, आज भी आई है। तो मैं यहाँ डेफिनेटली क्लोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा 194 194, और सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को अगर ये लेवल आ जाए तो बुक आउट करके बाहर हो जाऊंगा। एसजेवीएन, एसजेवीएन, एसजेवीएन। तो ये स्टॉक डिम्पी जी हम काफी वक्त से देख रहा हूँ कि ये बार बार जो इसकी रेंज है 150 130 इसी में काम कर रहा है। तो अगर हम रेंज के हिसाब से देखें, अभी हम रेंज के निचले लेवल पे, तो आप बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस रखिए 128 जो कि 130 के नीचे है स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। और आपका पहला टारगेट होना चाहिए जो एक रेजिस्टेंस है करीबन 145, और उसके ऊपर रेंज का ऊपरी लेवल यानी 160, ये इस लेवल से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अमर स्पंदन, अच्छा इसको भी छोड़ देता हूँ एक बार जरा। कोचिन शिपयार्ड, मनोज जी का सवाल है वो लेता हूँ। कोचिन शिपयार्ड सर, ये चेक करना। तो ये शेयर डिम्पी जैसे हम जानते हैं बहुत अच्छा चला हुआ है, और फिलहाल एक थोड़ा कूल डाउन होने के बाद एक सपोर्ट पे आया हुआ है। और अगर हम एक टाइम फ्रेम ऊपर जाए यानी वीकली पे, तो आपको दिखेगा बहुत दिनों बाद वीकली 20 दिनों के एवरेज पे आया है। तो आप थोड़ा प्रीएम्प्ट करके बाय कीजिए, क्वांटिटी छोटी रखिए इस लेवल पे। आप अभी ऑलमोस्ट 1900 के लेवल पे हो, 1800 1980 पे, तो 1940 1930 इसी जोन में स्टॉप लॉस रख के आप बाय कीजिए। 2% रिस्क होगी, यहाँ से अगर टेक ऑफ आपका रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है। ये दो शेयर आप और चेक करना सर। एक तो जी गुजरात एक्सपोर्ट्स के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, GAEL, और दूसरा आप चेक करना सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। ये मेरे हिसाब से आउटराइट बाय, स्टॉप लॉस 138, टारगेट करीबन जो 200 दिनों की एवरेज है 150 155। और नेक्स्ट आपने कौन सा बोला था डिम्पी? सर एक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला मैंने, और एक GAEL बोला है आपसे। जी, GAEL मैंने आपको राय दी 138 138 का स्टॉप लॉस और 150 152 ये टारगेट आप सकते हो। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन मोड में यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न नहीं है, बट डेफिनेटली अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो आप यहाँ पे एक गैप है उसका यूज कर सकते हो, और 255 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। आपका पुल बैक टारगेट होगा 295 295। एक शेयर है जी एंटरटेनमेंट, ये एक बार जरा ये भी चेक कर लेना सर, क्या करूँ इसमें, कोई ट्रेड करना है जी एंटरटेनमेंट? तो जिम्पी मैं इस स्टॉक में बिल्कुल भी रुचि लेता नहीं, क्योंकि इसमें बार बार आप देखो कोई भी रैली बेची जा रही है, शॉर्ट करने जाए तो आधी देर बैंक में होता है। तो मुझे लग रहा है इसको छोड़ देना चाहिए। BSE इंडिया चेक करना सर। BSE इंडिया स्टैम्प करते हैं प्रोड्यूसर्स आप सभी शेयर्स पे, वेरी गुड। BSE इंडिया, तो BSE इंडिया मुझे लग रहा है कि ये वक्त आया कि आपको ट्रेल करना होगा काफी न्यूज मार्केट में। नॉर्मली ऐसे वक्त पे मैं सबसे पहले प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करता हूँ और फ्रेश बाइंग अवॉइड करता हूँ। तो अभी आप अच्छे लेवल पे हो, और मेरे हिसाब से आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स अगर हो तो आप 2780 2770 इस जोन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते बने रहिए, और उसके बाद आप प्रीवियस डे लो करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लेते हो। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। बाजार को संभालने का या फिर काफ़ी हद तक यही रोकने का काम रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकता है। आज सुबह खुला था लाल निशान में, लेकिन अभी 4 पे ऊपर है। एक और चीज़ भी रिलायंस के साथ जुड़ी हुई है, आज उसकी AGM भी है। तो AGM आपको आज दिखेगी उनकी। AGM में कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा हो सकती है, बताने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक जी मेरे साथ हैं, वो आपको बता देंगे। अभिषेक जी बताइए, इस AGM से क्या क्या निकल के आ सकता है? डिम्पी, रिलायंस की ये 47वीं AGM है, और जिसमें मुकेश अंबानी अपने करीब करीब 35 लाख निवेशकों को संबोधित करेंगे। और आपको याद होगा कि 5 साल पहले जब रिलायंस की AGM हुई थी, तब मुकेश अंबानी ने कहा था कि रिटेल को और डिजिटल को, यानी कि जो उनका मोबाइल वाला जो बिजनेस है, उसको अलग से 5 साल के अंदर लिस्ट करा देंगे। और तब से निवेशक ये वेट ही कर रहे हैं कि ये लिस्टिंग कब होती हुई दिखेगी। अब तो 2024 आ भी गया। हालांकि जेफरीज की कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अनुमान जताया था कि इसकी जो लिस्टिंग है जियो की, वो हो जाएगी 2025 में, और जब लिस्टिंग होगी तो निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी कंपनी होगी। तो ये एक चीज़ निश्चित तौर पर देखनी होगी कि इस AGM में क्या ये संकेत निकल के आता है रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की तरफ से। लेकिन कुछ और चीज़ें होंगी जिस पर हमारी नज़र रहेगी, वो ये कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए
या फिर वैल्यू एनहेंसमेंट के लिए मुकेश अंबानी और क्या ऐलान करते हैं? जैसे क्या ऑयल टू केमिकल बिजनेस को लेकर क्या कोई ऐलान होंगे, उस पर नजर रहेगी। 5G के मोनेटाइजेशन को लेकर मुकेश अंबानी जी क्या ऐलान करते हैं, उस पर नजर रहेगी। और निश्चित तौर पर 2022 में 5 साल में मार्केट कैप को दोगुना करने को लेकर बात कही थी, तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर उसके बिना मुमकिन नहीं है। तो देखना होगा कि किस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग और वैल्यू एनहेंसमेंट यहां से कंपनी करती है। रिटेल और टेलीकॉम के आईपीओ को लेकर तो कमेंट्री खैर होगी, लेकिन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर ऐलान संभव है। टेलीकॉम सेगमेंट में विस्तार को लेकर भी ऐलान मुकेश अंबानी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्विक कॉमर्स, कंज्यूमर ब्रांड बिजनेस को लेकर भी कहीं ना कहीं कमेंट्री फोकस में रहेगी। तो ये कुछ अहम ऐलान है आज रिलायंस की 47वीं एजीएम से, जिस पर कि पूरे बाजार की, पूरे इंडस्ट्री की भी नजर बनी रहती है हमारी लगातार। ठीक है, तो रिलायंस पर जरा एक व्यू भी लेते हैं। थोड़ा सा आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल 3000 रुपए के आसपास ही शेयर कारोबार कर रहा है रिलायंस। इस पर आप राय दीजिए लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए? जी, रिलायंस में मुझे लगता है एक हल्का सा डिप दिखाई दे सकता है 2960 के आसपास। वहां पे 50 और 100 डीएमए का भी लेवल्स नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लेवल्स रहेगा बाइंग के लिए, बट फ्रेश बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3050 के ऊपर। वहां से स्टॉक अगर चलना शुरू होगा तो जो ऊपरी स्तर के लेवल्स हैं 3200 से लेकर 3220 के आसपास, वहां तक ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। मेजर डाउनवर्ड मूव नहीं लग रहा है, बट फ्रेश बाइंग हम एक्सपेक्ट करेंगे 3050 के ऊपर। और निचले जो लेवल्स हैं 2960 950, वो हाँ, वहां पर हमें एक डिप दिख रहा है जहां से हमें एक पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड मोमेंटम के लिए। यहां से ज्यादा कमजोरी नहीं दिख रही है, लेकिन जो बाइंग बड़ी वाली आएगी वो आएगी 3050 रुपए के ऊपर, ऐसा लक्ष्मीकांत जी को उम्मीद है रिलायंस के शेयर में। आज ये एजीएम फोकस में रहेगी और इसको लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे 18 स्वदेश सबसे पहले आपके सामने रखेगा, उसका विस्तृत एनालिसिस भी हम करेंगे। लेकिन